तो इस लेसन में जो हम बात करने वाले हैं ना, वो ये है कि हमने समझना है कि हमारे असल में गोल क्या होता है, और फिर हम समझेंगे कि कस्टमर क्या होता है। ठीक है। अब कस्टमर से यानी कि सब जानते हैं, ठीक है, कस्टमर वो है जो हमारी कोई प्रोडक्ट या सर्विस बाय करता है। लेकिन थोड़ा सा इससे ज्यादा हमें जानने की और समझने की जरूरत होती है। खास तौर पर हमें गोल्स को भी समझने की जरूरत होती है एज अ मार्केटर, कि हमारा जो कस्टमर है उसके गोल्स हैं क्या। ठीक है, उन्हें क्लियर करने की जरूरत होती है ताकि हमें पता हो कि हम किस वक्त कामयाबी की तरफ पहुंचेंगे और किस वक्त जो है ना हम नाकामी की तरफ जा रहे हैं। तो हम सब कुछ ट्रैक कर सकें, फिर ही हम एक अच्छे मार्केटर बन पाएंगे। तो इसलिए हमने ये चीज समझनी है कि गोल्स क्या होते हैं, और उसके बाद हम दूसरी चीजें की तरफ आएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहली जो कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे, उसमें होगा पहले मार्केटिंग गोल्स क्या होते हैं, और हमें क्यों मार्केटिंग गोल्स की जरूरत होती है मार्केटिंग स्टार्ट करने से भी पहले, फिर बेशक वो ऑर्गेनिक मार्केटिंग हो या फिर पेड एडवर्टाइजिंग हो। दोनों से पहले ही हमें जरूरी होता है कि हमें पता हो कि हमारे असल में गोल्स हैं क्या। उसके बाद हम देखेंगे स्मार्ट गोल्स क्या होता है, और वो हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं किसी भी बिजनेस के लिए। ठीक है। उसके बाद हम आएंगे केपीआईज की तरफ, जिसे हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कहते हैं। वो हम किस तरह से ढूंढ सकते हैं हमारे गोल्स के अंदर कौन से केपीआईज होंगे जिन्हें हम ट्रैक करेंगे, और हमें वो बताएगा कि हम एंड में अगर ये केपीआई सही जा रहा है तो हम एंड में सक्सेस की तरफ पहुंच जाएंगे। साथ में हम देखेंगे टारगेट ऑडियंस क्या होती है और हम कैसे ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा कस्टमर जर्नी हम समझेंगे, जिसे हम कस्टमर जर्नी मैपिंग भी कहते हैं। तो हम ये सारी चीजें आज के लेसन में इंशाल्लाह कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो चीज है वो है मार्केटिंग गोल्स की, कि मार्केटिंग गोल्स असल में क्या होता है। कि अक्सर लोगों को खास तौर पर हमारे क्लाइंट्स हैं, उनको ये चीज क्लियर नहीं होती कि असल में उनके गोल्स क्या है। अगर कोई मिसाल के तौर पर ई कॉमर्स क्लाइंट है, तो उससे अगर हम पूछें कि क्या हासिल करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं हमें सेल चाहिए। ठीक है, सिंपल सा उन्हें इतना ही पता होता है, हमें सेल चाहिए। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट गोल हमें पता होना चाहिए, और इसकी मेन वजह क्या है, हमें क्यों गोल्स का, मार्केटिंग गोल्स का पता होना चाहिए। कि हमारे पास एक लिमिटेड रिसोर्स होगा, एक लिमिटेड बजट होगा, उसको हमें एक प्लेटफॉर्म पे, एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म पे स्पेंड करना है। ठीक है। तो अगर हमें नहीं पता कि असल में हमारा गोल क्या है, तो हम सही अंदाज में बजट की जो है ना डिवाइड हम सही से नहीं कर सकते कि किस प्लेटफॉर्म में हम कितना लगाएंगे और हमें कितना हासिल होना चाहिए। हम बिल्कुल भी समझ नहीं सकते इस बात को जब तक हमें गोल ही क्लियर नहीं होगा। गोल है, समझ लो, एक अनलिमिटेड टाइप का गोल, के हमें बस सेल चाहिए। और अक्सर लोगों का क्या माइंड सेट होता है, जब कोई भी क्लाइंट हो, खास तौर पे थोड़ा छोटा क्लाइंट हो, तो उसका क्या गोल होता है कि ये मुझे $1,000 है और मुझे $2,000, $3,000 रिटर्न में चाहिए। अगर आप नहीं दे पाए तो आप, ठीक है, तो ये चीज कोई क्लियर गोल नहीं कहलाती। तो आपने खुद ने भी पहले समझना है कि असल में उस क्लाइंट का गोल क्या है, और उससे भी कुछ पूछने की कोशिश करें। अगर उसे नहीं पता, हो बिल्कुल न्यू है, समझ नहीं आ रही उसे बात, तो आप उसको क्लियर करने की कोशिश करें कि आप हमें बताएं कि आपका मार्केटिंग गोल है क्या, ताकि उस गोल को आप ध्यान में रखते हुए अपनी सारी मार्केटिंग कर सकें। ठीक है, आपके जो बजट है उस सबको एक अच्छे अंदाज में आप एडजस्ट कर सकें। तो आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर अंदाज में पता हो कि आपका गोल असल में है क्या। सिर्फ सेल जिसे गोल नहीं कहते, ये ऑब्जेक्टिव कहलाएंगे। ठीक है, सेल से एक चीजें हमें पता होनी चाहिए जो हम अभी स्मार्ट गोल्स में भी समझने वाले हैं, कि आपको क्लियर अंदाज में पता हो। तो मैं पहले स्मार्ट गोल की तरफ ही आता हूँ, उसके साथ ही आपको मार्केटिंग गोल भी समझ में आएगा। तो मुझे बताइएगा अगर आपको स्क्रीन शो ना हो तो उस सूरत में। तो मैं यहाँ पर जरा स्मार्ट गोल का मैप, अपना टेम्पलेट ओपन कर लेता हूँ। ये टेम्पलेट आप सबको रिसोर्स सेक्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज स्मार्ट गोल, इसका समझ लो ये ना एक मुखफ़्फ़ है स्मार्ट गोल जो है। इसका जो मुखफ़्फ़ जो है वो है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड। इसे स्मार्ट गोल कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा जो गोल है उसमें ये सब खासियत होनी चाहिए। ठीक है, कि मुझे सेल चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं पता चल रहा आपको। आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट पता होना चाहिए कि आपको कितनी सेल चाहिए।
अब आपके कस्टमर को अगर नहीं पता कि कितनी सेल उसे चाहिए एक्चुअल में, तो आपको ये अंदाजा लगाना होगा या थोड़ी सी मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करना होगा कि मिसाल के तौर पर उसने आपको $1000 दिए और वो चाहता है कि $3000 उसको रिटर्न में मिले, ठीक है। तो अब आपने अंदाजा लगाना है कि कितनी सेल हमें चाहिए कि उसको $3000 जो है ना रिटर्न में मिल जाए। मिसाल के तौर पर उसका प्रोडक्ट अगर $10 का है, तो आप अंदाजा लगाइए कितनी सेल हमें चाहिए कि हम $3000 की अमाउंट में पहुंच जाए। तो आपको एक एग्जैक्ट स्पेसिफिक जो है ना गोल का पता होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर एस जो है स्पेसिफिक को जाहिर करता है। तो स्मार्ट गोल में स्पेसिफिक एक अमाउंट कोई भी हो, बेशक वो नंबर में होनी चाहिए कि इतनी सेल चाहिए हमें, कि इतनी लीड चाहिए हमें, इतनी ट्रैफिक चाहिए हमें, वो कोई भी गोल हो सकता है लेकिन वो स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। अनलिमिटेड हो ऐसी, ऐसे ना हो कि बस सेल चाहिए, कितनी सेल चाहिए कुछ नहीं पता हमें। तो हमें क्लियर होना चाहिए कि हमारे गोल में जो मेन चीज है वो स्पेसिफिक हो, कोई नंबर साथ अटैच हो, वो कम हो या ज्यादा हो वो हम आगे देखने वाले हैं अभी, ठीक है। और दूसरा हमारा जो गोल है वो मेजरेबल हो, ठीक है। हम उसको मैयर कर सकें, देख सकें कि ठीक है हम अपने गोल की तरफ पहुंच भी पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे। मिसाल के तौर पर सेल है तो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है, कि कितनी सेल आई है और कितनी नहीं आई, आपको इजीली पता चल जाएगा। तो कोई भी गोल ऐसा नहीं होना चाहिए जो ट्रैकेबल ना हो, तो आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि ये गोल असल में ट्रैकेबल है भी या नहीं है। तो इस चीज को अपने ध्यान में रखना है कि आपके जो गोल है वो स्पेसिफिक भी हो और मेजरेबल भी हो, आसानी से आप उसको जो है ना ट्रैक कर सके आपके गोल को। अगर मिसाल के तौर पर आपका ट्रैफिक गोल है तो आप इजीली एनालिटिक्स से देख सकते हैं कि आप कितनी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे गई है, ठीक है। ऐड अगर आप पेड एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कितनी ट्रैफिक गई है वहां पर, कितनी ट्रैफिक जो है ना पेज व्यूज कितने मिले, कितने विजिट मिले, आपको इजीली पता चल जाएगा। तो मेन चीज गोल स्पेसिफिक हो और मेजरेबल हो। उसके बाद एक और अहम पॉइंट आता है, वो है अचीवेबल, ठीक है। अब एक क्लाइंट जिसका स्टोर बिल्कुल न्यू है, ठीक है, और वो $1000 पर मंथ यानी कि तकरीबन $30 पर डे आपको बजट दे रहा है, और वो चाह रहा है कि $3000 उसको वापस मिल जाए, $5000 उसको वापस मिल जाए। तो देखा जाए तो वो अचीवेबल है, लेकिन एक न्यू स्टोर के लिए जो बिल्कुल कोई डाटा नहीं है जिसके पास और बिल्कुल न्यू बिजनेस है किस्म का, उसके लिए थोड़ा मुश्किल है ये। तो ये अचीवेबल की कैटेगरी में नहीं आ सकेगा, लेकिन आ जाता है, इससे अच्छा रिजल्ट भी आ जाता है। लेकिन अगर हम इसको मैं कहूँ ना रियलिस्टिक रियलिस्टिक अगर मैं कहूँ, तो ये नहीं है कि हम एक ही पहले ही महीने $3000 की उम्मीद लगाएं। तो ये चीज आपको उसको समझाने की जरूरत है कि आप स्पेसिफिक गोल हो, ठीक है, मेजरेबल हो प्लस अचीवेबल भी हो, कि आपको पता ही नहीं है कि आपको पहले $1000 लगाए तो आपको कितने ज्यादा क्लाइंट मिलने वाले हैं, ठीक है। पहली दफा आपका कुछ भी आपका डाटा नहीं है, तो अब आपको जब पता नहीं है तो कैसे अंदाजा लगा सकते हैं आप डायरेक्ट जो है ना पहली सीढ़ी से डायरेक्ट 10वीं सीढ़ी पे पहुंच जाएंगे। तो ये चीज अगर आप समझाने की कोशिश करें तो आपको क्लाइंट को इजीली समझ में आ जाएगी, लेकिन उसके भी समझने से पहले आपको समझना होगा कि आप जो है ना उससे ज्यादा कमिटमेंट ना कर बैठे, कि आपने गोल को अचीवेबल रखना है ताकि आपको नुकसान का सामना ना करना पड़े, प्लस आपकी जो उम्मीद है वो खराब ना हो। क्योंकि अगर उम्मीद खराब हो जाती है तो उस सूरत में जो है ना आपको नुकसान होता है, कि आपको ही यकीन नहीं हो रहा होता कि ये गोल अचीवेबल था या नहीं। एक दिन दो दिन हफ्ता गुजरा उसके बाद आपको समझ में आ गई कि मैंने जो गोल बनाया है वो थोड़ा ज्यादा ही बना लिया। तो बेस्ट है ये कि आप गोल जो रखें उसमें सारी खसूसियात हों जो भी हम देखने वाले हैं, प्लस आपके गोल रेलिवेंट होना चाहिए आपके मेन गोल से। मिसाल के तौर पर कोई भी कंपनी है, वो सेल चाह रही है तो उसका मतलब है वो ग्रोथ चाह रही है, ठीक है। ग्रोथ चाह रही है तो इस चीज को आपने कनेक्शन बनाए रखना है, रेलिवेंट रहे आपका गोल जो आपका मेन मकसद है। फिर बेशक वो सेल है, वो जो है ना ग्रोथ है, वो लीड जनरेशन है, वो कुछ भी है, रेलिवेंट हो। इस यहाँ पर कुछ जगह पर ना इस रेलिवेंट की जगह पे रियलिस्टिक का लफ्ज इस्तेमाल होता है, जो अचीवेबल के साथ साथ ही आता है। लेकिन रियलिस्टिक से मुराद उसमें या रेलिवेंट से मुराद ये होता है कि सच्चाई पे मबनी हो, उस गोल से रिलेटेड हो। जहाँ पर रियलिस्टिक का लफ्ज आता है वहां पर उसका मेन मकसद ये आ रहा होता है कि वो कहना चाह रहे होते हैं कि आपका गोल सच्चाई की बुनियाद पर हो, कि आप चाह रहे हैं कि डायरेक्ट 1000 सेल आ जाए, आपको 1000 परचेजेस हो, तो ये नहीं होगा, ये रियलिस्टिक गोल नहीं है। और कहीं पर इसे रेलिवेंट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो रेलिवेंट से मुराद यहाँ पर ऐसा होता है कि आपने अपने गोल से रेलिवेंट रहना है, ठीक है। इररेलीवेंट
गोल्स या सब गोल्स नहीं बनाने। जो मेन गोल है उससे रेलिवेंट ही हो, प्लस उसके अंदर पांचवी जो अहम खसूसियात है वो है टाइम बाउंड। उसको कोई ना कोई लिमिट हो टाइम की। यानी कि मिसाल के तौर पर हमने कहा कि 3,000 हमें रिटर्न में चाहिए, तो उसमें एक लिमिट होनी चाहिए। ये नहीं कि कितने दिनों में चाहिए, 10 दिन में चाहिए, महीने में चाहिए, 6 महीने में चाहिए। कोई ना कोई टाइम की बाउंड होना चाहिए आपके गोल को। आपका जो स्मार्ट गोल जब भी बनेगा जिसमें ये सारी पांच की पांच खसूसियात होंगी, तो ही आपका गोल स्मार्ट गोल कहलाएगा। अगर यहाँ पर हम किसी बिजनेस की एग्जांपल लें, तो अगर आप लोग कोई बिजनेस सजेस्ट करना चाहें, वैसे यहाँ पर एक स्टूडेंट है जिसने अपना बिजनेस के बारे में मुझसे कुछ मशवरा मांगा था, अगर वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है तो वो अपने बिजनेस के बारे में कुछ बताए, हम उसको जहन में रख के और चलते हैं। तो मेन चीज ये है कि हमारी पांच खसूसियात स्मार्ट गोल में होनी चाहिए। फिर बेशक, तो फिर बेशक आपका गोल आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर आप पेड, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि असल में हम हासिल क्या करना चाह रहे हैं, कितने वक्त में हासिल करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो मौजूद है स्टूडेंट, उनका नाम था जी सनाउल्लाह। तो इन्होंने मुझे एक मैसेज किया था। इनका बिजनेस था मेरे ख्याल से माल्टो का, ऑरेंजेस का शायद। ठीक है, एग्जैक्ट प्रोडक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन वो ऑनलाइन जो है ना ऑरेंज सेल करना चाहते थे। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर एक स्पेसिफिक एरिया में, शायद इस्लामाबाद रावलपिंडी। तो अभी हमारे पास एक बिजनेस है। ठीक है, अब उनका जो गोल है, उन्हें बस इतना पता है कि मैंने ऑरेंज सेल करना है। ठीक है, उन्हें और ज्यादा स्पेसिफिक गोल का क्लियर होना जरूरी है। कितने डिजिटल सॉरी कितने जो है ना ऑरेंज सेल करने हैं, प्लस कितने दिनों में करना है। ये सारी खसूसियत, पांच जो खसूसियत हम बताएंगे आपको, वो सारी खसूसियत आपके पास होनी। आपके गोल के अंदर ये पांचों खसूसियत हों कि वो स्पेसिफिक भी हो, ठीक है, मेजरेबल भी हो, अचीवेबल भी हो, रेलिवेंट भी हो और टाइम बाउंड भी हो। उन्होंने मुझे बताया था, अगर यहाँ पर मौजूद हैं तो मुझे मैसेज में या फिर मैं उनको मौका दूंगा आगे कि वो वॉइस के जरिए हमसे बात कर सकें। क्योंकि एक अगर रियल टाइम बिजनेस एग्जांपल हमारे सामने होगी तो समझना आसान हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर अगर हम देखते हैं कि हमें एक गोल बनाना पड़ता है ऑरेंजेस ऑनलाइन सेल करने के लिए, अपने फेसबुक पेज के जरिए या वेबसाइट जो भी हो आपके क्लाइंट की, तो उसका एक स्मार्ट गोल अपने बनाने हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर वो प्रोडक्ट है उनका कोई 1 kg ऑरेंजेस का। ठीक है, तो आपने एक गोल बनाया है कि इस एक महीने में हम ये चीज स्पेसिफिक चीज हासिल करेंगे। ठीक है, हमारा बिजनेस न्यू है, बिल्कुल लोगों को पहले बताएंगे, अवेयरनेस देंगे। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, गोल आपको कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो गोल हो वो क्लियर हो कि हम पहले इतने हजार लोगों को अवेयरनेस करने की कोशिश करेंगे इतने टाइम के अंदर। ठीक है, फिर उसमें से हम इतने लोगों को जो है ना मुख्तलिफ अंदाज में सेल करने की कोशिश करेंगे। इतने लोगों को एक स्पेसिफिक अमाउंट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, गोल जितना ज्यादा क्लियर होगा, छोटे छोटे गोल बनाए आप, स्मार्ट गोल हो, अचीवेबल हो। छोटे छोटे गोल बनाए, जब वो छोटे छोटे गोल आप अचीव करेंगे, आपको ज्यादा जो है ना मोटिवेशन मिलेगी और ज्यादा गोलों को अचीव करने की। लेकिन अगर आप डायरेक्ट आप ये उम्मीद लगा दें कि आप 1,000 रुपये लगा रहे हैं, ये 10,000 लगा रहे हैं, आपको 1 लाख की बिजनेस मिलेगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। क्योंकि बगैर डाटा के आप बिजनेस नहीं ले पाएंगे। पहली पहली दफा में आप डाटा ले रहे होते हैं। मेन चीज एज अ मार्केटर आप ये समझें कि आपने पहला जो गोल होता है वो है डाटा लेना। किसी भी बिजनेस के लिए हम मार्केटिंग कर रहे हैं, आपके पास डाटा जो आ रहा है उसको समझना है आपने। वो डाटा आपको कम पैसों में ज्यादा सेल लेने में मदद करेगा। क्योंकि अभी पहले आपके पास जो डाटा है वो सिर्फ रिसर्च की बुनियाद पर है। अब जो डाटा आ रहा है वो बिल्कुल रियल एग्जाम्पल है, आपके पास रियल डाटा है आपके पास जो आपके कस्टमर्स आपको दे रहे हैं। तो ये चीज आपने समझने की कोशिश करनी है कि आपके गोल में ये पांच खसूसियात होनी चाहिए स्पेसिफिक, क्या असल में आप क्या हासिल करना चाह रहे हैं। ठीक है, मेजरेबल, वो मेजर भी हो सकता है या नहीं हो सकता। यानी कि आप 1,000 पैकेट बेचना चाह रहे हैं मिसाल के पर ऑरेंजेस के 1 kg के, तो आपको पता होना चाहिए ठीक है जी ये मेजरेबल है, हम 10,000 बिकेंगे तो मुझे पता चल जाएगा, 500 बिकेंगे तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, प्लस अचीवेबल है या नहीं है। आप बिल्कुल स्टार्ट के अंदर कि 1,000 के 1,000 प्रोडक्ट 1,000 बेच सकते हैं एक स्पेसिफिक एरिया में, ये नहीं, अचीवेबल है या नहीं है, ये चीज ध्यान में रखनी है। उसके बाद रेलिवेंट, कि वाकई में ये गोल रेलिवेंट भी है मेरे मेन गोल से या नहीं। प्लस टाइम बाउंड, के एक टाइम की लिमिट लगाए, हफ्ता, महीना, साल, जो भी जितनी भी लिमिट आप रखना चाहें मार्केटिंग के अंदर आप खुद अपने मुताबिक रख सकते हैं। तो आप जब लिमिट में बाउंड रहेंगे तो आपको पता है कि इतने दिन में मुझे हासिल करना है और हाल हाल में करना है। फिर उसके हिसाब से आप अपनी सारी स्ट्रेटजीज बनाएंगे, सारी कैंपेन वगैरह जो है ना मैनेज करेंगे जब आपके पास टाइम की बाउंड होंगे, टाइम बाउंड होंगे।
तो यहाँ मैंने बॉक्स जोड़ दिया। इस बॉक्स में आप ऐसा गोल लिखे जो इन पांचों को सूट करता हो, ठीक है। जब ये पांचों खसूसियात हैं आपके गोल में, तो फिर आप आगे की तरफ बढ़े। अगर इसमें खसूसियात में किसी भी किस्म की कमी है, तो आप रुक जाएं, पहले उसको एक स्मार्ट गोल बना लें, उसके बाद ही आप आगे की तरफ जाएं, ठीक है। ये मेन चीज़ है, इसको ध्यान में रखना है आपने। अच्छा, यहाँ पर स्मार्ट गोल्स में अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई आपको, मार्केटिंग गोल्स और स्मार्ट गोल्स तकरीबन सेम है, इसलिए मैंने एक ही में आपको समझा दिया कि गोल होना लाजमी है, जब भी आप मार्केटिंग कर पाएंगे। अगर गोल ही नहीं है क्लियर, तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है मार्केटिंग। तो यहाँ पर अगर किसी किस्म का कोई सवाल है आपके जहन में किसी के भी, तो आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कोई सवाल नहीं है, क्या है? ओके, तो हम अपने दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। वो है केपीआई। केपीआई यानी कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ये हमारे गोल से ही रिलेटेड चीजें होती हैं, और ये क्या होती हैं वो भी हम देख लेते हैं। वो होती ये है कि हमें, जैसे मैंने आपको कहा कि हम सेल हासिल करना चाहते हैं, तो सेल किसी न किसी चीज से इंटरलिंक है, कनेक्टेड है, ठीक है। उसे हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कहते हैं, उसे हम सब गोल भी कह सकते हैं और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी कह सकते हैं। और ये आपको बहुत अच्छे अंदाज में पता होना चाहिए, तो ही आप हक तौर पर, आपकी एक लिमिट है कि आपने एक स्पेसिफिक जो है ना 1,000 सेल आपने हासिल करनी है 3 महीनों में, ठीक है। ये आपको एक स्मार्ट गोल पता है, 3,000 और 1,000 सेल लेनी है 3 महीने के अंदर, ठीक है। अब पहले महीने कितने सेल लेनी है आपने? 300, 350, ठीक है। तो आप कुछ ना कुछ आपको पता है कि केपीआई, आपकी मेन केपीआई क्या होगी, सेल की। तो बिलाल, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे अंदाज में समझाता हूँ। केपीआई परफॉर्मेंस, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर इज अ measurable value that demonstrate how effectively a company is achieving key business objective। जो मेन बिजनेस का गोल है, जो एडजेक्टिव है, सॉरी ऑब्जेक्टिव है, वो कितने अच्छे अंदाज से वो हासिल कर रही है कंपनी, उसे हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कहते हैं। मिसाल के तौर पर, आपने देखा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपके पेज के ऊपर पेड एडवर्टाइजिंग के जरिए या ऑर्गेनिकली एक महीने में 10,000 लोग, सॉरी 1,000 लोग आ रहे हैं, ठीक है, या 10,000 लोग आ रहे हैं। अब आपने देखा कि आप 3% कन्वर्जन रेट है, यानी कि हर 100 में से 3 बंदे, तीन जो पर्सन है वो परचेज कर लेते हैं आपका प्रोडक्ट। यानी कि 100 में से तीन, तो 1,000 में से 30 लोग, ठीक है। 30 लोग और 10,000 में से 300 लोग, ठीक है। तो अगर आप 3 महीने में 1,000 हासिल करना चाहते हैं, तो आपको 3 महीने में तकरीबन 30,000 से प्लस ट्रैफिक चाहिए आपको। अभी आपको इजीली पता है, तो आपको मेन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स सेल के साथ साथ ट्रैफिक भी होगा, ठीक है। कि ठीक है, हमें 1,000 सेल चाहिए, लेकिन अगर ट्रैफिक ही नहीं आई, तो हम सेल भी हमारे लिए मुश्किल है। तो अब हम क्या कहेंगे कि हम सेल को भी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में रखेंगे और ट्रैफिक को भी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में रखेंगे, कि ठीक है, 10,000 ट्रैफिक का मतलब है 300 की सेल। तो अब मुझे मिसाल के तौर पर महीने की 15,000 ट्रैफिक चाहिए, ताकि मेरी 350 से ज्यादा की सेल हो सके। एक अंदाजा आपको बता रहा हूँ। तो आपकी जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, जो आपको बताएंगे कि आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, आपको फायदा हो रहा है या नुकसान में हो रहा है, आपकी जो मार्केटिंग है वो फायदे में या नुकसान में, तो आपकी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आपको बता रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर कि आपकी सेल हुई है 2 महीने, तो पहले महीने 200 लोगों ने परचेज किया, ठीक है। तो आपने देखा कि आपकी ट्रैफिक 10,000 थी, लेकिन फिर भी 200 बंदों ने परचेज किया। इसका मतलब है कोई दरमियान में मसला है। ये चीजें भी आपको साथ में समझनी, साथ साथ समझ आती जाएगी। तो आपने क्या किया कि ठीक है जी, अब 10,000 में मुझे सिर्फ 200 की सेल हो रही है, ठीक है। 10,000 में 200 सेल हो रही है, तो इसका मतलब है मुझे एक महीने, अगले महीने 20,000 ट्रैफिक चाहिए, ताकि मैं 400 सेल कर सकूं। अगले उससे अगले महीने में मैं 20,000 चार ट्रैफिक आएगी, तो ही मैं 400 प्रोडक्ट जो है ना सेल कर पाऊंगा। तो ऐसे 3 महीने में मैं 1,000 प्रोडक्ट पे पहुंच जाऊंगा। तो ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आपने समझना है कि आपका जो भी गोल है, फिर वो सेल है, लीड है, अवेयरनेस है, या कुछ भी गोल है आपका, तो उसमें सब गोल्स क्या होंगे, जिसे हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कहते हैं। तो वो आपने अच्छे से समझने की कोशिश करनी है अपने बिजनेस में, या किसी भी बिजनेस में। हर हाल में स्मार्ट गोल आपको बताऊं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आपको पता हो। और हर बिजनेस के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर डिफरेंट हो सकते हैं। अगर आप लोकल की बात करें, तो उनकी डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है आपकी वेबसाइट ही नहीं है, तो ट्रैफिक की सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। हो सकता है आप सिर्फ लोकल बिजनेस के लिए कर रहे हैं, तो आपने कैसे मेजर करेंगे कि लोग, आप जो मार्केटिंग करने में लगे हुए पैसे खर्च कर रहे हैं, वो आपके फायदा भी हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो आपको कैसे पता चलेगा एक लोकल बिजनेस में, जिसमें आप लोकल स्टोर की विजिट ले रहे हैं,
तो आपको इसके लिए भी समझना होगा कि मेन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर असल में हमारे क्या है। हम जो पेड एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं या ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो कंपेन है वो सक्सेस की तरफ बढ़ रही है या फिर फेलियर की तरफ बढ़ रही है। ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होंगे जो आपको बता रहे होंगे कि ठीक है, यहाँ पर हमें सक्सेस मिल रही है और यहाँ पर हमें जो है ना सक्सेस की तरफ आप नहीं जा रहे, क्योंकि हमारा जो टाइम लिमिट होती है वो थोड़ी ज्यादा ही होती है हमेशा। ठीक है, एक दो दिन की लिए हम मार्केटिंग नहीं की जाती, कुछ ना कुछ एक अरसा होता है। तो उस अरसे में तय गोल एंड आखिरी गोल तक पहुंचने के लिए आपको साथ साथ जो पहले दिन पहले हफ्ते आपको गोल मिल रहा है, जो रिजल्ट मिल रहा है, उससे आप अंदाजा लगाओगे कि हम उस महीने में अपना रिजल्ट पूरा पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसको अंदाजा लगाने के लिए जाहिर सी बात है आपको की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का पता होना चाहिए। और आपकी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एक नहीं होगा, एक से ज्यादा होंगे, दो तीन, कितने भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने तीन की जगह आपको बनाई हुई है, इससे आप ज्यादा खुद कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके मेन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर हमारा स्मार्ट गोल था कि हमने $3,000 की सेल लेनी है, तो हमने देखा कि हमारे सबसे पहले जो है ना हमें देखना होगा कि हमें टोटल सेल 1,000 परचेज हमें चाहिए, $3,000, सॉरी $10 का था शायद, पता नहीं, बहरहाल मैंने कहा 1,000 सेल मुझे चाहिए 3 महीने के अंदर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि मेरा जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होगा, सो मैंने यहाँ पर गोल लिख दिया बकायदा। गोल तो स्मार्ट गोल में लिखूंगा, मैं यहाँ पर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर लिखूंगा। तो मैं लिखूंगा कि परचेज जो है ना मेरी वेबसाइट परचेज, ठीक है, ये मेरा पहला पहला की केपीआई है, जैसे हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कह रहे हैं कि हम सेल को देख रहे हैं कि कितनी परचेज हो रही है। ठीक है, मुझे 1,000 सेल पे जाना है, तो इसका मतलब है मुझे महीने की 350 सेल चाहिए, तो ये मेरा पहला की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होगा। ठीक है, प्लस मैं नीचे आ जाऊंगा, मैं वेबसाइट की ट्रैफिक को देख कह सकता हूँ, मंथली विजिट को कह सकता हूँ। ठीक है, वेबसाइट विजिट, आप इसे थोड़ा अच्छे अंदाज में लिखना चाहें आपकी मर्जी है, मैं सिर्फ यहाँ पर हिंट दे रहा हूँ कि मेरा पहला केपीआई है वेबसाइट परचेज, दूसरा है मंथली विजिट, सॉरी मंथली का वेबसाइट विजिट। अगर वेबसाइट पे ट्रैफिक ही नहीं आ रही तो परचेज भी नहीं होगी। ठीक है, और जो मैंने आपको भी बताया 3%, ये एवरेज है। 1% से 3% अगर आपका स्टोर अच्छा है, तो 1% से 3% एवरेज कन्वर्जन रेट मिलता है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, जिसका इससे ज्यादा मिल रहा है वो मतलब लकी स्टोर है, ये बहुत ही अच्छे अंदाज में उसने कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन की हुई है। बहुत कम 5% या 9% तक जा पाते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, लेकिन मुख्य अंदाज में इंसान पहुंच जाता है। तो पॉइंट यहाँ पर बात ये आ रही है कि हमारा परचेज भी केपीआई है और वेबसाइट विजिट भी। अब इस अगर तो पहले मैंने आपको समझाया कि 200 आपको परचेज मिली है, जबकि आपने आप गोल 3 महीने में 1,000 रुपये, यानी कि 800 अभी बच रहा है आपका। अगर आप इसी स्पीड से जाते हैं तो आप सिर्फ 600 परचेज ले पाएंगे। आप जो है ना सही अंदाज में 1,000 परचेज का जो गोल है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। जब आपने क्या किया, आपने कहा कि वेबसाइट विजिट बढ़ाओ, 10,000 आ रहे हैं, 20,000 करो। ठीक है, अब 20,000 करने के लिए आपको गोल, जाहिर सी बात है, मुख्तलिफ टाइप के ऑप्टिमाइजेशन करनी होगी, वो आप आगे एडवर्टाइजिंग से देखेंगे। तो अब आपको इतनी सी बात समझ में आ गई कि परचेज अगर चाहिए हमें, तो वेबसाइट की विजिट को हमें बढ़ाना होगा। तो ये भी हमारा केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। तो ठीक है, तो अब यहाँ पर अब आपका कुछ और गोल भी हो सकता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मंथली विजिट और क्लिक के अंदर फर्क होता है। ये चीज समझिए कि वेबसाइट के ऊपर, सॉरी, आप फेसबुक के में या किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऐड चला रहे हैं, तो आपके क्लिक ज्यादा होते हैं और वेबसाइट विजिट कम होता है। इसकी वजह, मेन वजह होती है आपकी वेबसाइट की स्पीड। कि ऑलमोस्ट अगर आपकी वेबसाइट, ये रिसर्च है कि अगर आपकी वेबसाइट 3 सेकंड से ज्यादा टाइम ले रही है लोड होने में, ठीक है, आपने किसी ने क्लिक किया आपकी वेबसाइट पे लिंक पे, और वो वेबसाइट 3 सेकंड के अंदर अगर लोड नहीं हुई पूरी, तो ऑलमोस्ट 70% लोग बगैर वेबसाइट को विजिट करे निकल जाते हैं। ठीक है, आपकी वेबसाइट को देखते भी नहीं है क्योंकि वो लोड होने में थोड़ा टाइम ले रही है, और वो वापस बैक पे चले जाता है। सिर्फ 30% लोग बच रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड थोड़ी खराब है, तो हो सकता है 90% लोग आपकी वेबसाइट पे आ ही ना रहे हो, क्लिक कर दिया हमारे पैसे आया समझ लो, सिर्फ 10% लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं। तो उससे आपको क्या होता है, सीपीसी आपको इंक्रीज हो जाता है और मुख्तलिफ चीजें इंक्रीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो बहरहाल, अब आप देख रहे हैं कि 10,000 लोग हम आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, तो हमें पीछे क्लिक कितने में मिल रहे हैं। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि 70% लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, 30% लोग नहीं आ रहे, ये नॉर्मल है। 50% लोग आ रहे होते हैं या 70% लोग आ रहे होते हैं, और अगर वेबसाइट खराब हो तो वो 30% लोग आ रहे होते हैं सिर्फ। ठीक है, या 10% तक भी आ रहे होते हैं, ये हमने खुद देखा है इसी वेबसाइट की स्पीड की वजह से। तो
मिसाल के तौर पर हर 100 बंदा जो क्लिक कर रहा है आपके आपके ऐड पे, उसमें से 50 लोग जा रहे हैं, तो यानी कि अगर 10,000 विजिट आपको मिल रहे हैं तो पीछे आपको 20,000 क्लिक मिले ऐड के ऊपर, फिर 10,000 विजिट आपको मिले। तो अगर आपको 10-20,000 विजिट चाहिए तो आपको 40,000 क्लिक चाहिए होंगे। तो ये सारे आपस में इंटरलिंक है। ये बहुत ही अच्छी आसान सी गेम है अगर आप समझ जाए तो ये सारे केपीआई आपने यहाँ पर लिखने हैं, 2 हो 3 हो या इससे ज्यादा अगर आपको समझ में आती है तो आप लिख दें। ठीक है, ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक है। जब एक चीज बढ़ रही होगी तो ऑटोमेटिकली मिसाल के ऊपर क्लिक ज्यादा मिल रहे होंगे तो वहाँ पर वेबसाइट विजिट ज्यादा हो रहे होंगे, वेबसाइट विजिट ज्यादा हो रहे होंगे तो हमारी परचेज ज्यादा हो रही होगी, और हम एक गोल की तरफ पहुंच रहे होंगे। तो ये चीज जो है ना केपीआई कहलाती है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जो आपको ट्रैक में रखनी है अपनी। कि फिर ये आपको पता चलेगा कि एंड में जो भी हमारा टाइम लिमिट है उसमें हम अपने गोल की तरफ पहुंच भी पाए या नहीं पहुंच पाए। ठीक है, तो यहाँ पर केपीआई के मुतालिक अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आई तो आप वो मुझे पूछ लें। यहाँ पर 4 से 5 पॉइंट है जो हमने आज इस लेसन में डिस्कस करने हैं। कोई चीज समझ नहीं आती तब पूछें आप, जितने ज्यादा हो सके सवाल कर लें। हो सकता है कि मैं बाद में इस सवालों का जवाब आपको मैसेजिंग में भी ना दूं, क्योंकि अभी हम टॉपिक में इस वक्त मौजूद हैं, तो जो भी आपके जहन में आ रहे हैं तो आप पूछ लें। तो इसलिए अपने बिजनेस आपके जहन में है, कोई अपने क्लाइंट का कोई बिजनेस आपके जहन में है, तो आप उसके हिसाब से देख लें कि इसका केपीआई क्या हो सकता है, इसका केपीआई क्या हो सकता है। जैसे अगर हमारा लोकल बिजनेस हमारे सामने मौजूद है एक, तो अगर उसको उन भाई को क्या नाम है, सनाउल्लाह, अगर उन्हें समझ में नहीं आ रही बात तो आप खुद सोचें पहले कि हमारा मेरा क्या स्मार्ट गोल होगा, मेरे केपीआईज क्या होंगे। ये चीज आपने समझने की जरूरत है। आप कैंपेन चलाने से पहले ये चीज समझें। ठीक है, वरना आपको सिर्फ पैसे जाया करेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। यही चीज आपने समझनी है ना कि आपका क्या हो सकता है। पहले आप अंदाजा लगाएं। आपका बिजनेस है तो खुद आपका ही बिजनेस है, जबकि तो आपको ज्यादा अच्छे अंदाज में पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। पहले तो गोल हमें पता होगा ना कि गोल क्या है आपका, मेन स्पेसिफिक स्मार्ट गोल क्या है। उसके बाद हम देखेंगे आपका केपीआईज क्या है। देखिए, वेबसाइट की स्पीड स्लो होने की बहुत सारी वजह हो सकती हैं, और ये टेक्निकल वजह होती है ज़्यादातर। ज़्यादातर होस्टिंग इसकी वजह होती है कि वो होस्टिंग काफ़ी स्लो और सस्ती होस्टिंग ली हुई होती है उन्हें। ठीक है, और उससे उन्हें क्या होता है, नुकसान होता है। तो एक तो होस्टिंग सबसे पहली चीज़ स्ट्रांग होनी चाहिए, प्लस फिर टेक्निकल कुछ चीज़ है उनको वो जाहिर सी बात है एक टेक्निकल पर्सन ही समझ पाएगा। उसको बस ये चीज़ समझ लें कि आपकी वेबसाइट जब आप रन कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो तेज हो, 3 सेकंड से पहले पहले वो लोड हो जाए। ठीक है, इसके अलावा सर ना, आप कह रहे हैं कि 5 महीने का आपने सेल सेल प्लान बनाया था। ठीक है, तो वो क्या प्लान था आपका, क्या गोल, मेन गोल क्या थे आपके? 5 महीने में आप कितनी जो है ना सेल करना चाहते थे मिसाल के तौर पर? ठीक है, तो 300 कार्टन आप सेल करना चाहते थे, तो उस कार्टन की क्या प्राइस थी, केजी था, वजन कितना था, वगैरह वगैरह। मैं आपको जो है ना अनम्यूट करता हूँ। देखिए, क्योंकि रियल टाइम जो बिजनेस एग्जांपल होगी वो सबसे अच्छे अंदाज में समझ आ पाएगी हमें। अच्छा, मैंने आपको अच्छा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर जी, मैंने ना बनाया था 5 महीने के लिए ना, ये प्लान बनाया था ना। पहले महीने में मैंने स्टार्ट किया था अपना दिसंबर से ना। दिसंबर से लेकर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक ना, और आगे ऑनवर्ड जो मतलब कि ये 5 महीने का बनाया था। सॉरी, ये 15 नवंबर भी शामिल किया था मैंने। अच्छा, इसमें ना मैंने पहले जो जो महीना था इसमें मेरा ख्याल 300 पेटी रखी थी या इस तरह, हाँ 300 पेटी रखी थी ना, 300 कार्टन। और फिर आगे मैं इसको लेके गया था 300, आप समझ लेके पर मंथ का मैंने एवरेज बनाया था ना। 5 महीने का 1500 कार्टन मैं चाह रहा था कि सेल करूँ ना। तो उस अच्छा, हिसाब से फिर मैंने इसको, तो कार्टन इसका में जो कितने? कार्टन कार्टर का वेट जो था 10 केजी था। इसके अंदर जो प्रीमियम क्वालिटी जो होती है 54 पीस आते हैं ना, मतलब ओरिजिन आते हैं। अच्छा, और सही। मार्केट को एनालिसिस किया था, जो पहले सेल कर रहे थे कि वो उनका कुछ लोग 3,000 का 10 किलो सेल कर रहे थे, कुछ 2600 का, एक मुल्तान का ग्रुप है, काफी बड़ा ग्रुप है वो भी। वो 3,000 का सेल कर रहे थे, सॉरी 2600 का सेल कर रहे थे, ठीक है, दस किलो बहरहाल कार्टन तो 300 आपका स्पेसिफिक गोल था महीने में, तो ये क्या यानी कि इससे पहले आपने कोई सेल किया, अचीवेबल था ये आपके लिए? सर मैं नहीं, फर्स्ट टाइम था ये मेरा मेरा फर्स्ट। मैं मतलब कि ये था,
मार्केटिंग फर्स्ट थी, और मेरी ये जो मैंने पहले जो इसको सीखा है मैंने, फेसबुक मार्केटिंग या गूगल ऐड को, ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था जिसको मैंने लॉन्च ठीक है, किया है ना। इसके अलावा नहीं, आपके मुताबिक क्या लगता है कि आप 10 केजी के जो कार्टन है, 300 कार्टन एक महीने में बेच सकते थे, यानी कि अचीवेबल था आपके मुताबिक? जी सर, ये तो हाँ अचीवेबल था, क्योंकि मैं दो तीन पार्टियों से पहले बात हुई है, तो वो उनका भी नया ही था, वो नॉर्मल तो कंडीशन में कितने द- कितने सेल किए फिर आपने पहले महीने? मैंने सर अभी पहले महीने में मैं समझ लें 7 to 8 जो है ना कार्टन मैंने सेल किए हैं। वो कुछ दिन ऐड चला के फिर मैंने बंद कर दी। उसका मुझे ना पहली जो ऐड थी ना वो मैंने कन्वर्जन पे चलाई थी, वो सर्दी दिसंबर का स्टार्ट में आपसे बात हुई थी, मैं पहले दिसंबर को ही लॉन्च की थी। तो उस वक्त जो था इसके मुझे काफी सारे, वो मैंने आपको स्क्रीन शॉट भी सेंड किया था एक, उससे मुझे काफी सारे क्लिक वगैरह भी आ रहे थे, मैसेज भी आ रहे थे, बट सेल उसमें नहीं थी। कि वो समझ लेके रेट का कम मसला था, ये जो भी मुझे ऐसा लगा कि जो टारगेट ऑडियंस थी वो इतनी उनकी कैपेसिटी नहीं थी कि वो 2500 रुपये वाला कार्टन परचेज कर सके ना। उनमें से चार पांच सात सात तक बंदे आए थे तो जिन्होंने मुझसे बाय किया था। अदरवाइज बाकी जो थे ना वो मेरा मतलब वो कह रहे थे यार रेट रेट इस इतने का मिल रहा है क्या, ठीक है ना। ठीक है बहरहाल, फिर मैं अब आप उनको। देखें, जो अचीवेबल है ना आपके लिए, अब आप खुद देखें कि वो आपके लिए अचीवेबल सबसे बेस्ट है, वो है कि आपने 7 पहले महीने में बेचे। ठीक है। हाँ अब जी। आप इसमें आप क्या, आपके लिए क्या रियलिस्टिक या अचीवेबल जो गोल, नेक्स्ट स्मार्ट गोल होगा, वो होगा आपके लिए कि ठीक है मैंने 7 बेचे तो मैं अब कोशिश करूंगा मैं 50 बेच दूं। ठीक है, अब आप डायरेक्ट अगर 300 को सोचेंगे तो ये अचीवेबल नहीं है आपके लिए। सही सही। लेकिन यहाँ पर ठीक मैं हो गया। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना आपको, कि अब मिसाल के तौर पर आपने देखा कि कितने लोगों ने क्लिक किया। एक एग्जांपल है कि आपके ऐड पे 100 बंदों ने आपको मैसेज किया है। ठीक है, उसमें से 7 बंदों ने आपसे परचेज कर लिया। ठीक है, एक जी एग्जांपल ले जी। रहे हैं हम। ठीक है, 100 लोगों ने किए, आप में से 7 ने कन्वर्ट कर लिया, परचेज कर लिया, इसका मतलब 7% कन्वर्जन रेट है आपकी मैसेजिंग का। तो अब आपको अगर सही हो। 50 लोग चाहिए, 50 लोग बाय करें आपसे, तो इसका मतलब क्या जी होगा? जी। इसका मतलब है कि आपको कितनी सेल चाहिए, कितनी ज्यादा जो है ना मैसेजिंग चाहिए आपको। अगर हाँ 100 बिल्कुल। लोग बाय कर रहे हैं, ठीक। तो आपको हो जी सकता है जी। आपको 700 बंदे चाहिए, आपको ये 800 बंदे चाहिए जो आपको मैसेज करें, तो उसमें से आपको 50 लोग बाय कर लेंगे। तो इसे कहते हैं सही। स्मार्ट गोल और अचीवेबल गोल। प्लस आप केपीआई सेट करें अपनी, कि क्या क्या चीजें होंगी जो आपको ट्रैक में रखेंगी, कि 3 महीने के बाद जब आपका जो एंड होगा मार्केटिंग का, वो आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, तो ये चीज आप समझ जाए, आप कोशिश करें आपको जो बिजनेस है। अभी हम ऑडियंस के बारे में बात करने वाले हैं, मैं आपकी समझ गया हूँ आपकी कहानी। तो आप अच्छे से समझ जाएंगे ऑडियंस की बात जब हम करेंगे। तो आपने गलत ऑडियंस टारगेट की, गलत टाइम पे करी, ठीक है, तो जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ। बहरहाल हम अभी आगे सही। इस चीज पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बहरहाल बहुत मेहरबानी, जी आपने रब्ता किया अभी। तो अब यहाँ पर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। अब आपने खुद देखा यहाँ पर कि हमने बात की कि ठीक है हमारा जो गोल है ये सबके साथ होता है, क्योंकि हम बिजनेस, अक्सर लोग, अक्सर क्लाइंट जो आपके पास स्टार्ट में आएंगे, वो हो सकता है कि आप उनका बिजनेस नया हो। ठीक है, उनको खुद को कुछ चीजें क्लियर ना हो। तो आपने ये चीजें क्लियर करने की कोशिश करनी है। अब पहले आप खुद समझे कि असल में उसका क्या गोल है, और वो पहले कर चुका है नहीं कर चुका। ये काफी आसान होता है क्लाइंट को समझाना। इसकी आसान तरीका क्या है कि आप उससे सीधा पूछे पहले कि अच्छा, देखिए मैं बात करूँ क्लाइंट से कि आप पहले भी सेल कर चुके हैं, जैसे मैंने अभी पूछा सनाउल्लाह साहब से, कि उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम था। तो उन्होंने कहा आपके पास डाटा नहीं है, कोई ऑडियंस आपको नहीं पता, आपको नहीं पता आप पहले महीने में कितने सेल करेंगे, कितने पैसे आप खर्च करेंगे। इस तरह से आप सवाल पूछना शुरू करें उनसे, यहाँ तक कि वो सबका जवाब ना 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 में दे रहा होगा। उसके बाद जब आप उसे बताएंगे, तो वो उस आपकी बात को समझेगा कि हमें एक क्लियर गोल चाहिए। ठीक है, हमें आप $1000 दे रहे हो, लेकिन हमारे पास कोई डाटा नहीं है, कोई चीज नहीं है जिससे हम सही से अंदाजा लगा सकें कि हम अपने नेक्स्ट महीने में कैसे पहुंच पाएंगे। तो हमारे पास डाटा चाहिए हमें। ठीक है, और यहाँ पर आगे हम जितनी गहराई में जाएंगे, उतना ही आपको फायदा और उसका पता चलेगा। तो जब आपके पास डाटा आएगा, फिर आप ये सारी स्मार्ट गोल्स और केपीआईज भी सेट कर सकते हैं। लेकिन आपको पहले भी कुछ सेट करने की जरूरत होती है, कि $1000 है मिसाल के तौर पर, मेरा मेरा गोल है कि मैं इतने कस्टमर मिसाल के तौर पर $1000 वापस रिटर्न में लूंगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। 3000 भी रियलिस्टिक है, ये नहीं है कि वो हम अचीव नहीं कर सकते। $3000 वापस आना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये चीज का मतलब समझ लें, ROS 3x है आपकी, जबकि हमारा ROS इससे ज्यादा होना चाहिए एक अच्छे सोशल मीडिया मार्केटर का। लेकिन आप उसको फिर भी जो है ना सब्ज बाग में दिखाएं। कुछ अहम अहम चीजें जो है, जो उस कहानी, सच्ची कहानी है, वो बताएं उसको पहले। उसके बाद उसको रिजल्ट दें, वो आपसे खुश रहेगा।
तो फिलहाल आपने जो भी क्लाइंट आपसे मिलते हैं, आप समझ कर आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहे हैं, उसकी हैंडलिंग कर रहे हैं, या फिर पेड एडवर्टाइजिंग, आपने ये चीजें सेट करनी है, स्मार्ट गोल भी और इसके अलावा केपीआईज भी, ताकि आप खुद ट्रैक में रह सकें कि आप कामयाबी की तरफ, सक्सेस की तरफ जा रहे हैं या फिर आप नाकामी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, आपका सवाल समझ में नहीं आया सर, डेटा मेन क्या होगा, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप, कहने क्या चाह रही हैं आप? डेटा मेन क्या होगा? बहरहाल जो भी आपका सवाल है वो थोड़ा क्लियर करें, इतने हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। देखिए, जो मेन डाटा, अगर आप कह रही हैं मेन डाटा का, तो जाहिर सी बात है, बिजनेस के मुताबिक, हर बिजनेस के मुताबिक डिफरेंट हो सकता है कि आपने बहरहाल कुछ क्लियर करना है कि आपका गोल क्या है। जैसे मुख्तलिफ बिजनेस है, उसका लीड जनरेशन होता है, रियल स्टेट है मिसाल के तौर पर, तो उस रियल स्टेट के अंदर भी लीड जनरेशन उनका मतलब, मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ केपीआई है उनका। असल मकसद उनका जो सेल है, कितने उन्होंने प्रॉपर्टी सेल करनी है, वो असल में उनका मेन गोल है। फिर उसके अंदर वो सब गोल या केपीआई बना सकते हैं कि इतने हजार हमें लीड चाहिए, तो हम एक जो है ना, हजार हजार लीड में से हम एक को प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं, इसका मतलब है हमें 7,000 लीड चाहिए 7 प्रॉपर्टी सेल करने में। तो ये हर बिजनेस का डिफरेंट हो सकता है, आपको समझने की जरूरत पड़ेगी जो भी बिजनेस आपके सामने मौजूद है। अच्छा, तो यहाँ पर अभी हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं, फिर हम साथ साथ सारे सवालों को देखते जाएंगे। ठीक है, तो मैं जहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ ना, आपकी डाटा आपको चाहिए, डाटा से बात यह है कि आपको ऑडियंस के बारे में समझ में आ रहा होगा। अभी हम ऑडियंस ऑडियंस की बात करने वाले हैं स्टार्ट। तो ऑडियंस को समझ में आ रहा होगा कि आपकी एग्जैक्ट ऑडियंस कौन सी है, आपको कितने जो है ना विजिट मिल रहे हैं, कितनी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है, सेल आ रही है आपको, कितनी परसेंट कन्वर्जन रेट है आपको, ये सारा डाटा ही है, ठीक है। डाटा कोई स्पेसिफिक डाटा नहीं है, काफी बड़ी तादाद में आपको एनालिटिक्स में डाटा मिल रहा होता है जब आप खास तौर पर पेड एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं तो। और उसके अलावा ऑर्गेनिक मार्केटिंग में भी आपको सारा डाटा नजर आ रहा होता है। तो डाटा से मुराद काफी सारी चीजें हैं। अच्छा, तो हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है टारगेट ऑडियंस। यहाँ पर लोग काफी ज्यादा जो है ना नुकसान उठाते हैं कि वो अपना एड गलत ऑडियंस को दिखा देते हैं। तो ऑडियंस को समझना इंतहा से ज्यादा जरूरी है, कि अगर आपका, और ये हमारे लिए काफी ज्यादा अहमियत रखता है, खासतौर पर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है समझ लें, वो हमारा उन्होंने उस प्लेटफॉर्म ने हमें काफी ज्यादा आसान कर दिया कि हम अपनी ऑडियंस को समझ सकें और एक स्पेसिफिक ग्रुप की ऑडियंस को हम अपना ऐड दिखा सकें। तो ये चीज़ें हमें ट्रेडिशनल में नहीं मिलती थी, लेकिन डिजिटल में भी ये इतनी बड़ी अ, तादाद में ऑडियंस है कि आपको समझ नहीं आता कि आपने असल में किस ऑडियंस को टारगेट करना है। तो अभी हम अपने उस ऑडियंस सेक्शन में आते हैं, जिसको मैं बंद कर देता हूँ, सेव करके बंद कर दूँ, चलो। टारगेट ऑडियंस की तरफ आ जाते हैं। तो ये टेम्पलेट आपको सारे सेक्शन में मिल जाएंगे आपको, वीडियो के सेक्शन में, जहाँ पर आप वीडियो मिलेगी आपको, वहाँ पर रिसोर्स सेक्शन में आपको ये सारे बने बनाए टेम्पलेट मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने किसी किस्म का कोई नाम नहीं डाला अपना, आप अपने नाम के मुताबिक डाल के अपने क्लाइंट को दिखा सकते हैं, दिखाना चाहें तो आप। तो पहली चीज, आपने ऑडियंस को समझना है, ठीक है। आप ऑडियंस, कोई भी ऐसा ग्रुप हो सकता है जो आपको लगता है कि आपके बिजनेस का कस्टमर बन सकता है, ठीक है। इसके लिए कुछ, अगर आपके पास ओल्ड बिजनेस है आपका, तो आपके पास खुद के पास इतना डाटा होता है कि आप इजीली अपने कस्टमर को पहचान सकें, ठीक है। लेकिन अगर आपका स्टार्ट है, तो भी आपने समझना होता है कि उसमें, मतलब अंदाजा लगाना होता है कि आपकी ऑडियंस असल में क्या हो सकती है। तो इसको अंदाजा लगाने के लिए पहली चीज ये है कि आपको एग्जैक्ट पता हो कि आपका प्रोडक्ट या आपकी बिजनेस है क्या असल में, ठीक है। अब यहाँ पर मिसाल आती है, जो अभी हमें एक एग्जांपल मिली है ऑरेंजेस की, ठीक है। तो उन्होंने कार्टन सेल करने थे मिसाल के तौर पर 10 केजी ऑरेंजेस वाले। अब यहाँ पर सवाल आता है कि कोई भी एक नॉर्मल पर्सन शायद परचेज ना करे 10 केजी वाला, ठीक है। हर पर्सन 10 केजी लेके शायद स्टॉक ना करे अपने पास, ज्यादातर केजी, 2 या फिर 2 केजी इतने ही वाले होते हैं। तो अभी डायरेक्ट 10 केजी अगर सेल कर रहे हैं, तो इनका मेन ऑडियंस क्या है, ये चीज उन्हें क्लियर नहीं है मिसाल के तौर पर। अब उन्होंने ऑडियंस रावलपिंडी इस्लामाबाद रखा और लोकल है, ठीक है, लोकल बिजनेस है, तो उन्होंने सीधा टारगेट कर दिया। लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कौन लोग हैं ऐसे
जो हमसे हमारा प्रोडक्ट बाय करेंगे। उससे पहले हमें देखना होगा कि हमारा प्रोडक्ट है क्या, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, और क्यों लोगों को हमारे प्रोडक्ट बाय करना चाहिए, उनकी क्या ऐसी मजबूरी है, ज़रूरत है उनकी, जो हमारा और प्रोडक्ट फुलफिल करता है। अगर आप नीड्स को समझ जाते हैं कस्टमर्स की, तो आप अपने प्रोडक्ट को इजीली सेल सेल कर पाएंगे। आखिर आपके प्रोडक्ट की क्यों ज़रूरत है आपके कस्टमर को। मिसाल के तौर पर 10 kg ऑरेंजेस कौन लेना चाहेगा, अब ये आप अंदाज लगाएं थोड़ा सा पहले, कि आखिर कौन लोग हैं जो 10 kg एक साथ बाय करेगा। हो सकता है वो खुद कोई शॉपकीपर हो सकता है जो वो खुद सेल करने वाले हैं मिसाल के तौर पर, वो ही इस तरह की इतनी बड़ी अमाउंट में एक ही दफा में ले सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट में कोई ऐसी अहम तरीन खासियत हो जो लोग बाय करना चाहें, फिर तो शायद हो सकता है कि वो आप 10 kg लेके एक ही दफा में स्टॉक कर लें। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक अच्छी बेहतरीन स्ट्रेटजी और एग्जांपल देता हूँ। इंडिया की एक कंपनी है डी मार्ट। अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत बड़ी चेन है, जैसे पाकिस्तान के अंदर शायद इम्तियाज मॉल है, उससे उसी तर्ज की एक बहुत बड़ी चेन है इंडिया के अंदर, जिसे डी मार्ट कहते हैं शायद। तो उनकी एक छोटी सी स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी क्या है उनकी, कि वो हमेशा अपने शहर से थोड़ा सा फासले में, यानी कि मेन शहर से थोड़ा सा फासले में अपना स्टोर बनाते हैं। ठीक है, तो अब उनकी क्या स्ट्रेटजी है, उन्होंने डिस्काउंट्स वगैरह लगाए और लोगों को अपने स्टोर में लेके आ रहे हैं। तो फासले में होने की वजह से वो उनकी स्ट्रेटजी क्या है कि जब लोग एक चीज जहां पर मिलती है वो फासले में है ना, तो जब वो वहां पर लोग आएंगे तो एक ही दफा काफी बड़ी तादाद में प्रोडक्ट बाय करके जाएंगे, ताकि वो हर रोज नहीं आ सकते वहां पर क्योंकि फासला है वहां पर। तो एक ही दफा सारे प्रोडक्ट लेके काफी बड़ी तादाद में लेके जाएंगे और स्टॉक कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से उन्होंने खुद जानबूझ के, कुछ लोग जगहें ढूंढते हैं शहर के अंदर, उन्होंने जानबूझ के दूर रख दी ताकि जब लोग आए तो अच्छे से पूरे हफ्ते का राशन खरीद के चले जाएं। ठीक है, तो इस स्ट्रेटजी आपको समझने की जरूरत है, आपका असल में प्रोडक्ट की बिजनेस है क्या, और वो कौन सी ऐसी नीड है जो लोगों की पूरी करता है, ताकि वो आपसे आपका प्रोडक्ट बाय करें। वैसे इसे हम यूएसपी भी कहते हैं, जिसे हम यूनिक सेलिंग पॉइंट कहा जाता है, कि आपके प्रोडक्ट के अंदर या आपके बिजनेस में कौन सा ऐसा यूनिक सेलिंग पॉइंट है जो आपके किसी कंपटीटर में नहीं है, सिर्फ आपके पास है। वो यूनिक सेलिंग पॉइंट आपने अपने कैंपेन्स के अंदर वाजे करना होता है, ताकि लोगों को पता चल सके आखिर क्यों उन्हें आपका प्रोडक्ट बाय करना है। तो अगर आपको खुद को अपने प्रोडक्ट का, अपने बिजनेस का नहीं पता, तो आपको काफी ज्यादा मुश्किल होगी उसे जो है ना मार्केट करने में। मैं अक्सर अपने क्लाइंट को कहता हूँ कि मैं उस वक्त तक आपकी प्रोडक्ट की, सर्विस की मार्केटिंग नहीं करूंगा जब तक कि मैं आपके प्रोडक्ट को आपसे बेहतर ना जानता हूँ। ठीक है, तो ये चीज बड़ी अहमियत है कि अगर आपका खुद का प्रोडक्ट है तो आपके प्रोडक्ट को आपसे बेहतर कोई ना जानता हो। ठीक है, अगर कोई मार्केटर है तो बेहतर है कि वो आपके प्रोडक्ट को आपसे बेहतर जान जाए। जब वो जान जाएगा तो ही वो अच्छे अंदाज में मार्केटिंग कर पाएगा। आपको नहीं पता अगर आपके प्रोडक्ट की फीचर्स क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, तो आप नहीं जान सकते कि उससे आपके बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। जब आपको बेनिफिट्स नहीं पता तो आपको नहीं पता कि आपकी असल में कौन लोग हैं, वो कौन सी ऐसी ऑडियंस है जो आपका वो बेनिफिट हासिल करना चाहती है, तो वो आपको प्रोडक्ट बाय करेगी। देखिए, प्राइस का कम होना पाकिस्तान में नहीं, हर जगह में ही ये काम होता है। ठीक है, और हमने पाकिस्तान से बाहर भी हजारों ऐड लगाए हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्राइस का पॉइंट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर जगह ही ऐसा है कि वो जब लो कॉस्ट उन्हें कुछ मिलता है, डिस्काउंट्स मिलता है, तो वो स्पीड में बाय करते हैं। ठीक है, तो ये हम आगे अभी अब कस्टमर जर्नी में समझ जाएंगे बात आपको। तो पॉइंट ये है कि सख्त पर किसी ने कहा कि ऑरेंजेस वो बाय करेगा जिसको विटामिन सी की कमी है। अक्सर लोगों को पता ही नहीं ऑरेंजेस विटामिन सी के लिए होते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग डिफरेंट अंदाज में बाय करते हैं। बात यहाँ पर एक दो ऑरेंज सेल करने की नहीं हो रही, 10 kg ऑरेंज सेल करने की हो रही है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज की ऑडियंस होगी। हाँ, आपको अगर चाहिए कि अगर आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं तो आप बकायदा, मैं कहूंगा आपको, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप खुद मुकम्मल ब्रांडिंग कर लें और कुछ छोटे पैकेज भी बनाएं। ठीक है, 10 kg टैग के बजाय 1-1 kg वाले भी बना सकते हैं आप, 2 kg वाले भी बना सकते हैं। ठीक है, तो फिर आपकी ऑडियंस थोड़ी एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, ये जो आपका 10 kg बेच रहे हैं ये ज्यादातर B2B मतलब प्रोडक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा, कि आप बिजनेस है और कोई दूसरा बिजनेस वाला आपसे बाय कर ले। ठीक है, तो बहरहाल
यहाँ पर आपने समझने की जरूरत है कि आपकी ऑडियंस असल में क्या है, और ये काफी ज्यादा मुश्किल से समझ में आएगी आपको बात। खासतौर पे आप सिर्फ लोकल सेल कर रहे हैं, इसके अंदर आपके पास लिमिटेशन है ऑडियंस की भी। तो वो आपको ऐड दिखाना है अपना, पहले लोगों को अपने बिजनेस के मुताबिक बताना है, फिर वहां से डाटा लेते हुए आपको स्पेंड करना होगा, खर्चा आपको करना होगा। यहाँ पर सबसे बड़ा मेन मसला मैं आपको बताता हूँ। हर क्लाइंट में, पाकिस्तान का हो या दूसरा हो, हमें वो क्लाइंट भी मिले हैं, ठीक है, जिनकी मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसे स्टोर, इतने जबरदस्त स्टोर किसी के नहीं देखे जितने स्टोर जबरदस्त स्टोर उनका था। ठीक है, उन्होंने हजारों डॉलर सिर्फ उन अपने स्टोर को बिल्ड करने में लगाया हुआ था। ठीक है, अब जब बात आई मार्केटिंग की, तो उनके पास मार्केटिंग के लिए बजट ही नहीं है, मार्केटिंग को बजट देने के लिए तैयार नहीं है। प्रोडक्ट और स्टोर उनके लिए जबरदस्त है। आपका प्रोडक्ट स्टोर जितना चाहे अच्छा हो, उसमें आपने जितना चाहे पैसे खर्च किया हो, लेकिन अगर आप मार्केटिंग में खर्च नहीं कर रहे, लोगों तक आपका प्रोडक्ट जा ही नहीं रहा, तो कोई भी परचेज नहीं करने वाला। ये चीज मैं उनको फिर समझाता हूँ बड़ा। ठीक है, तो जिसको समझ में आ जाती है वो फिर कामयाब भी हो जाता है, जिसको नहीं आती वो फिर पीछे हट जाते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट ये आ रहा है कि आपका जितना भी अच्छा प्रोडक्ट है, पहले आपको मार्केटिंग करना होगा, मार्केटिंग में पैसे खर्च करना होगा, ताकि आपको एक अच्छे अमाउंट में डाटा आए और आपको समझ में आ सके असल में आपकी ऑडियंस है कौन। ठीक है, सिर्फ फॉर इस्लामाबाद और रावलपिंडी पूरी टारगेट करना मेन आपकी ऑडियंस नहीं है। तो ये चीज़ आपने समझने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे मैं समझूंगा कि अगर आप आपके मेरे ख्याल से मुझे याद आता है कि आपने बताया था कि एक स्पेसिफिक एरिया के आपके ओरिजिन्स हैं, ठीक है। अगर आपके स्पेसिफिक एरिया के ओरिजिन जो मशहूर हैं, तो आप वो आपको यूनिक सेलिंग पॉइंट हो सकता है। कोई एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए जो लोगों को अपने करीबी जगह से, ठीक है। अब माल्टा एक ऐसा मतलब फल है जो अब बहुत ही इजीली पाकिस्तान में दस्तयाब होता है किसी भी जगह से। ठीक है, तो अब वो क्यों इतने करीबी वाले को छोड़ के आपसे बाय करे? कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना उसके पास। तो जाके 5 मिनट में बाय कर सकता है, उसको छोड़ के वो आपसे ऑर्डर क्यों करेगा ऑनलाइन? तो एक स्पेस, जब आपके पास अहम यूएसपी होगा, उसको आप बता सकेंगे सही अंदाज में, मैसेज, मार्केटिंग मैसेज के जरिए, तो ही वो आपसे बाय करेगा। तो वो एक ही दिन में पॉसिबल नहीं होगा, आपको एक मुकम्मल प्रोसेस से गुजरना होगा, जो भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, हर बिजनेस के लिए मुख्तलिफ परसेंटेज है। अब आपको यहाँ पर जो मेन चीज समझ में नहीं आती है अक्सर लोगों को, वो ये है कि आपको अपने कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू समझ में नहीं आता। ठीक है, जब आप लाइफ टाइम वैल्यू समझ जाते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा पैसे भी खर्च कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मसला आता है, मिसाल के तौर पर एक पर्सन ने, इनसे 7 बंदों ने ऑरेंजेस बाय करे, तो हो सकता है उन्हें वो ऑरेंजेस पसंद आए, वो नेक्स्ट टाइम भी दोबारा आपसे बाय करे। वो एक लंबे अरसे तक अगर आपसे बाय करता रहता है, तो वो उसकी लाइफ टाइम वैल्यू है। वो लाइफ टाइम वैल्यू अगर वो समझ पाता है, तो फिर वो पैसे खर्च करने में नहीं घबराएगा। और एक स्टार्टअप बिजनेस के लिए मार्केटिंग के ऊपर ज्यादा खर्च करना पड़ता है उसे, बाकी चीजों की नहीं बात। क्योंकि वो बिल्कुल स्टार्टअप होता है, उसको ऑडियंस चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग उसके प्रोडक्ट को, उसके बिजनेस को जानने वाले हों, पहली चीज। फिर वो सेल कर पाएगा, बाद की चीजें बाद में जाएंगी। अगर आपको जानते ही नहीं है कोई आपके बिजनेस को, तो कोई भी परचेज यस नहीं करेगा आपसे। बहरहाल, यहाँ पर हम अपने ऑडियंस की तरफ आते हैं, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि अब आपने सबसे पहली चीज तो देखना है आपका प्रोडक्ट या बिजनेस क्या है। आप, जाहिर सी बात है, अगर आपका खुद का है तो आपको ये अच्छे से अंदाजा होना चाहिए, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जब आपको अपने प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट्स अगर आपको पता है, किसी और क्लाइंट के लिए कर रहे हैं आप, तो फीचर्स को आप बेनिफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उस बेनिफिट्स को लेते हुए आप सोच सकते हैं कि ये कौन सी ऐसी जरूरत को पूरी करता है लोगों की। जब आप उस जरूरत को समझ जाएंगे, तो आप लोगों को भी समझ जाएंगे कि वो किन लोगों को उसकी जरूरत होती है। ठीक है, अब मैं नीचे थोड़ा सा नीचे की तरफ आता हूँ। तो हम ऑडियंस को 3 सेगमेंट में इसमें डिवाइड कर रहे हैं। एक है डेमोग्राफिक, दूसरा इंटरेस्ट, और तीसरा बिहेवियर। ये 3 तरह के जो है ना, आप अंदाजा लगा सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 3 मेजर है, ऑलमोस्ट सारी ऑडियंस इसमें कवर हो जाती है। डेमोग्राफिक्स क्या है आपकी ऑडियंस की, इंटरेस्ट क्या है, और बिहेवियर क्या है। अगर आपको ये पता है, तो आप काफी हद तक करीब है। प्लस अगर आपको नीड्स पता है, तो आप काफी बेहतरीन अंदाज में एक अच्छी ऑडियंस मिल जाएगी आपको। और उस ऑडियंस को लेते हुए आप एक अच्छा मार्केटिंग मैसेज बना पाएंगे, जो आप मार्केट करेंगे और आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, वो कौन लोग हैं कि उनकी एज क्या होगी। पहली पॉइंट पहला पॉइंट कि वो उनका एज क्या होगी जो आपका प्रोडक्ट बाय करेंगे। और ये काफी हद तक आसान होता है अंदाजा लगाना। ठीक है, यानी कि अगर आप अंदाजा में लगाएं, तो आप इसको
एज और जेंडर को आगे ऐसे ही लेके जा सकते हैं। लेकिन कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो एज स्पेसिफिक होते हैं। मिसाल के तौर पर रियल एस्टेट पे हम आ जाते हैं कि कोई भी रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी कोई 18 साल का या उससे कम का कोई पर्सन बाय कर सकता है? नहीं किया कर सकता वो, ऑलमोस्ट नहीं कर सकता। हो सकता है कोई एक पर्सन जो उस इस उम्र में एक अच्छी अमाउंट उसके पास बाय करने के लिए, लेकिन उसको समझ नहीं होगी कि वो रियल एस्टेट को प्रॉपर्टी को बाय करे। तो इसी तरह से मिसाल के तौर पर हम अगर मिसाल के तौर पर कभी टारगेट करते हैं तो हमेशा बड़ी एज के लोगों को टारगेट करते हैं रियल एस्टेट के अंदर। ठीक है, बड़ी एज से बात नहीं 50 साल, लेकिन कम से कम थोड़ी सी मेच्योरिटी वाली उम्र होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर 25 साल से प्लस प्लस 30 साल से प्लस कभी कभार। तो हमें देखना है कि हमारा जो प्रोडक्ट या बिजनेस है वो कौन लोग उसे बाय करेंगे, उनकी एज क्या होगी। ठीक है, प्लस उसके बाद हम देखेंगे उसकी जेंडर जेंडर क्या होगी। कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो जेंडर स्पेसिफिक होते हैं, सिर्फ मेल उसको बाय करेंगे। कुछ प्रोडक्ट होंगे जो सिर्फ फीमेल बाय करेंगे। तो अब हम बाकियों में पैसे लगा के खर्च करके फजूल जाया क्यों करें अपना। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एज क्या है आपकी, जेंडर क्या है। खास तौर पे जब आपका बजट लिमिटेड हो तो ये चीजें आपको काफी हद तक पता होनी चाहिए कि एज और जेंडर, ये दो काफी अहम अहम और सिंपल सी चीजें हैं जो आपको पता हो तो बेस्ट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर एज और जेंडर आप अगर थोड़ा सा यानी कि इनको जनरल रख के आपने चला दिया ऐड, तो भी आपको कुछ ही टाइम दिनों के बाद आपको पता चल जाएगा कि ज्यादातर क्लिक किस एज ग्रुप से आ रहे हैं, किस जेंडर से आ रहे हैं। नेक्स्ट टाइम आपके लिए वो काफी ज्यादा फायदेमंद होगा कि आप उस ग्रुप को, उस एड ग्रुप को जो है ना, सॉरी, उस एज को आप एक्सक्लूड कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट कैंपेन में, और आपके पैसे फजूल ज़ाया होने वाले बच जाएंगे। ठीक है, एज पता हो आपको, जेंडर आपको पता हो, प्लस हाउस होल्ड इनकम। यहाँ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर खास तौर पर सिर्फ यूएसए में आजकल ज्यादातर, अभी तक तो सिर्फ यूएसए के अंदर हाउस होल्ड इनकम देखी जाती है कि आप बकायदा हाउस होल्ड इनकम के मुताबिक अपने प्रोडक्ट को टारगेट कर सकते हैं कि जिन लोगों की टॉप 50% जो है ना एक अच्छी हाउस होल्ड इनकम है, आप उनको टारगेट कर सकते हैं। टॉप 10% लोगों को टारगेट कर सकते हैं यूएसए के अंदर, कि अगर आप कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप हाउस होल्ड इनकम के साथ आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। प्लस आपको देखना होगा एजुकेशन और ऑक्यूपेशन, कि आपके जो कस्टमर हैं उनकी एजुकेशन क्या होगी। हो सकता है आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसमें एजुकेशन आपके लिए बेस्ट हो, तो आप वो यहाँ पर लिखेंगे कि ये एजुकेशन होगी। प्लस कुछ प्लेटफॉर्म है खासतौर पे फेसबुक के ऊपर, आप बाकायदा एजुकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं डेमोग्राफिक के अंदर, कि उनकी जो है ना एजुकेशन क्या होगी, स्कूल लेवल होगी, हाई स्कूल लेवल होगी, यूनिवर्सिटी लेवल होगी, ग्रेजुएट लेवल होगी। मुख्तलिफ टाइप की आपको एजुकेशन मिल सकती है। प्लस ऑक्यूपेशन भी आप टारगेट कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर भी और कुछ और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी। ठीक है, आपको अगर पता हो कि एक स्पेसिफिक लोग बाय करेंगे तो वो आप उनको टारगेट कर लें। कुछ प्रोडक्ट होते हैं खासतौर पे बी टू बी, और अगर लिंक्डइन की एडवर्टाइजिंग पे या मार्केटिंग की बात करें तो वहाँ ज्यादातर जो है ना जॉब टाइटल के बेस पर ही टारगेटिंग हो रही होती है। तो वो ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस या आपका प्रोडक्ट क्या है, उसके मुताबिक आपने डेमोग्राफिक चेक करनी है अच्छे से। एज, जेंडर, हाउस होल्ड इनकम, एजुकेशन या ऑक्यूपेशन, प्लस लोकेशन। टारगेटिंग जो लोकेशन है आपकी, वो चीज भी आपने जहन में रखनी है। ये हम इसी चीज को हम दोबारा से समझ लो अपनी पेड एडवर्टाइजिंग में बार बार दोहराएंगे हर प्लेटफॉर्म के लिए, कि हमने ऑडियंस टारगेटिंग कैसे करनी होती है, ऑडियंस रिसर्च कैसे करनी होती है। लेकिन यहाँ पर मैं काफी अहम अहम और मोटी बातें बता रहा हूँ जो आपके लिए फायदेमंद होगी। तो लोकेशन आपको पता हो कि आपकी टारगेटिंग एग्जैक्ट लोकेशन है क्या। ठीक है, कुछ स्मॉल बिजनेस होते हैं और या ये समझ लो लोकल बिजनेस होते हैं, उनकी टारगेटिंग लोकेशन काफी स्पेसिफिक होती है। और कुछ जो है ना ऑल ओवर पाकिस्तान है, सकते पर ये ऑल ओवर वर्ल्ड है, वर्ल्ड वाइड है। तो आपको लोकेशन आपको एग्जैक्ट पता हो कि आपने मार्केटिंग जो कर रहे हैं आपकी लोकेशन असल में मेन प्राइमरी लोकेशन क्या है, टारगेट लोकेशन क्या है, फिर आप वाइड की तरफ भी जा सकते हैं। तो डेमोग्राफी में एटलीस्ट ये पांच, सॉरी पांच चीजें हैं, टोटल पांच चीजें एटलीस्ट आपको पता हो। अगर आप यूएसए में नहीं करे तो आप इसको छोड़ सकते हैं। और अगर आपको कुछ प्रोडक्ट ऐसा है कि आपको एजुकेशन और ऑक्यूपेशन समझ में नहीं आ रही तो आप फिलहाल के लिए छोड़ सकते हैं, आगे आपको जो डाटा मिलेगा वो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। प्लस इंटरेस्ट में आ जाए आप, कि आपको अपनी ऑडियंस का इंटरेस्ट पता हो कि वो कौन लोग होंगे जो किस चीज में इंटरेस्ट रखते होंगे जो हमारे प्रोडक्ट को बाय करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर ऑरेंजेस में हम आए तो हो सकते हैं वो लोग फूडी टाइप के बंदे हो जो खाना पसंद करते हो सकता है वो लोग जो है ना हेल्थ कॉन्शियस हो, जो हेल्थ से रिलेटेड चीजें पसंद करते हो। ठीक है, वो कोई और चीजें भी हो सकती है। इनका इंटरेस्ट आपने जानने की कोशिश करनी है कि अगर असल में उनका इंटरेस्ट किस चीज में होगा जो हमारे प्रोडक्ट बाय करेगा।
अच्छा, मैं अभी सबके सवालों की तरफ वापस आऊंगा, लेकिन अभी सवालों के से पहले ये चीज, हमारी जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट के ऊपर बात कर रहे थे कि इंटरेस्ट, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको डिफरेंट इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन आपने प्लेटफॉर्म की बुनियाद पर इंटरेस्ट नहीं रखना, आपने अपने बिजनेस की बुनियाद पर इंटरेस्ट को ढूंढना है कि आपके बिजनेस के मुताबिक इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, आप अपने बिजनेस के मुताबिक यहाँ पर डालेंगे कि ये हमारी टारगेटिंग ऑडियंस है, उसकी ये डेमोग्राफिक्स होगी और ये उसके इंटरेस्ट होंगे। फिर उस इंटरेस्ट जो आपके मुताबिक आपको सही लगता है, उस इंटरेस्ट को देखते हुए आप उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है ना ऑडियंस की रिसर्च, टारगेटिंग रिसर्च कर सकते हैं। तो ये इंटरेस्ट किसी प्लेटफॉर्म की बुनियाद पर ना नहीं करना आपने, आपने अपने बिजनेस या प्रोडक्ट की बुनियाद पर करना है। उसके बाद आप बिहेवियर देखेंगे कि आप, उनका बिहेवियर किस टाइप का है। बिहेवियर के अंदर मुख्तलिफ टाइप के बिहेवियर आपको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म दे रहे होते हैं। ठीक है, कुछ प्लेटफॉर्म आपको इंटरेक्शन का बिहेवियर दे रहा होता है, तो कुछ प्लेटफॉर्म आपको काफी डिटेल में, यहाँ तक कि परचेजिंग का बिहेवियर भी दे रहा होता है, आपके हॉबीज बता रहा होता है। ठीक है, आपको यहाँ तक कि फेसबुक आपको बता रहा होता है कि आप ज्यादातर अक्सर गिफ्ट देना पसंद करते हैं, ये बिहेवियर में उसने लिखा हुआ होता है। परचेजिंग के बिहेवियर में उसने ये चीज लिखी हुई होती है। आप हाई क्वालिटी की गुड्स बाय करना पसंद करते हैं, ये भी उसने परचेजिंग के बिहेवियर में डाला हुआ है। और फेसबुक में काफी सारे बिहेवियर मिलते हैं, इस तरह से मुख्य प्लेटफॉर्म में आपको मुख्य बिहेवियर मिलते हैं। लेकिन आपने प्लेटफॉर्म से स्पेसिफिक नहीं रहना, आपने यहाँ पर, अभी हम जनरल ऑडियंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब वहां पर अपने इंटरेस्ट को अलग करना है, बिहेवियर्स को अलग करना है जो आपके मुताबिक आपके बिजनेस के लिए बेस्ट है। अगर आपके पास कोई डाटा नहीं है तो आपने खुद अपने मुताबिक जहन में सोचना है, अच्छे से सोचना है, सिर्फ अंदाजा नहीं लगाना है, कुछ अच्छे अंदाज में सोच लें, उसके बाद आप इंटरेस्ट और बिहेवियर रख दें। उसके बाद उसे टारगेट करें, कुछ दिन बाद आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, अगर आपको नहीं पता तो। अगर आपको पता है तो फिर जबरदस्त है, अगर नहीं पता तो आपको थोड़ा सा अंदाजा लगाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर, अब हमें कैसे पता चलता है, कुछ बिजनेसेस होते हैं जिनकी कुछ अच्छी प्रेजेंस होती है, लेकिन वो एक कोई मार्केटर उसको सही से मार्केट नहीं कर पा रहा होता, तो उसके पास डाटा है दिखाने के लिए, आप उस डाटा को समझ के उसकी ये ऑडियंस रिसर्च को कर सकते हैं। मैं इसलिए आपको बार बार बोलता था एनालिटिक्स, एनालिटिक्स। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर आपके पास एक है कि बिल्कुल न्यू बिजनेस है आपका। ठीक है, अब उसके लिए कैसे अपनी ऑडियंस का अंदाजा लगाएंगे, और दूसरा आप देखेंगे कि उनके यहाँ जो है ना, अगर आपका पहले ही ऑनलाइन प्रेजेंस मौजूद है तो उसका डाटा को आप समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं अभी यहाँ पर आ जाता हूँ अपने पेज की तरफ। ठीक है, मेरा पेज काफी ज्यादा डाउन की तरफ जा रहा है, मैं यहाँ पर अपने साइड में ऑडियंस में आ जाता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर इस वक्त ऑडियंस आपको सामने शो हो रही है। ठीक है, अब ये वो डाटा है जिससे मैं अंदाजा लगाऊंगा कि मैंने, मेरी मेरी जो ऑडियंस है उसकी एज ग्रुप क्या है, उसका जेंडर क्या है, और मुख्य चीजें हैं। ठीक है, तो अब आपके सामने मौजूद है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने देखा कि 85% मैन मैन है जिन्होंने मुझे फॉलो किया हुआ है, और 15% वुमेन है। अब देखें, बताएं, अगर मुझे, मेरा बजट थोड़ा सा स्पेसिफिक है, ठीक है, ज्यादा बड़ा बजट नहीं है मुझे किसी चीज में ऐड लगाने में, मिसाल के तौर पर किसी बिजनेस, अपने बिजनेस के लिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि सिर्फ मैन को दिखाऊं पहले। ठीक है, मेरा 15% बजट जो है ना, जो वो मेरे पे लगेगा, वो जाया ना जाए। मैं जो, मुझे एक डाटा मुझे सामने मौजूद है मेरे, मैं उससे अपने बजट को बचाने की कोशिश कर सकता हूँ, वरना मैं, अगर बजट ठीक है तो मैं दोनों को जाने दूँ। ठीक है, मुझे बाकी जब रिजल्ट, एडवर्टाइजिंग का रिजल्ट आएगा तो मुझे समझ में आ जाएगी कि मेन बाय कर रहे हैं या फीमेल बाय कर रही है, वो आपको समझ में आ जाएगी, अगर बजट आपको बेस्ट है। अगर आपको बजट की कुछ लिमिटेशन है तो अब आप एक प्राइमरी ऑडियंस बना लें जो स्पेसिफिक आपके मुताबिक द बेस्ट ऑडियंस हो उस प्रोडक्ट या बिजनेस के लिए, आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे जेंडर के साथ साथ एज भी पता चल रही है कि यहाँ पर ज्यादातर 18 साल से लेकर ये समझ लें कि 44 साल के लोग ज्यादातर मौजूद हैं, एक बड़ी तादाद मौजूद है। तो अब मैं क्या करूंगा, अपना बजट पहले इन इस एज ग्रुप को और फिर सिर्फ मेल को टारगेट कर दूंगा। ठीक है, मेरी ऑडियंस कम हो जाएगी, मेरा बजट ज्यादा ऑडियंस पर रखने के बजाय उस स्पेसिफिक ऑडियंस में ज्यादा लगेगा, जो मेरी जो है ना, एक समझ लो एक टारगेट ऑडियंस हो सकती है। तो अगर आपके पास डाटा है तो आप उस डाटा से मदद लें, अगर आपके पास डाटा नहीं है तो फिर आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा और नहीं चाहता हूँ, तो मुझे कुछ टॉप सिटीज भी बता रहा है जहाँ पर ज्यादातर लोग मुझे फॉलो करते हैं, तो अब मैं इन टॉप सिटीज को भी ध्यान में रख सकता हूँ कि इन सिटीज से ज्यादातर लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो मैं पहले एड पाकिस्तान में, वो पूरे पाकिस्तान में ऐड दिखा दूँ, जैसे इन्हीं सिटीज में ऐड दिखा देता हूँ पहले। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको काफी सारी पता चली होती है फेसबुक में, वैसे अब आपको काफी लिमिटेशन मिल गई है, वरना पहले इससे ज्यादा डाटा आपके पास होता था। अब बात यहाँ पर आ रही है कि आपके पास अब डाटा नहीं है, बिल्कुल न्यू बिजनेस है आपका, तो अब यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन नजर आता है, पोटेंशियल ऑडियंस का।
अब इस पोटेंशियल ऑडियंस पे क्लिक करें, ये आपकी वर्ल्ड पाकिस्तान भर की ऑडियंस आपको दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर दो फिल्टर सिलेक्ट होने के बाद आपकी जो ऑडियंस बन रही है वो 43 मिलियन है। ठीक है, अब ये वो लोग हैं पाकिस्तान में 81% मेल फेसबुक यूजर है, और 18% जो है ना वुमेन या फीमेल यूजर है। ये फिल्टर लगा हुआ है इस वजह से, वरना ये 60+ मिलियन है। तो यहाँ पर आपको टॉप सिटीज भी नजर आ रही है, टॉप कंट्रीज नजर आ रही है, टॉप पेजेस नजर आ रहे हैं आपके ऑडियंस के। चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा और डिटेल में आता हूँ। यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इस पर आप क्लिक करें। तो यहाँ पर अब आप लोकेशन वाइज, एज वाइज, जेंडर वाइज, इंटरेस्ट वाइज अपनी ऑडियंस को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ किया पाकिस्तान, मैं लिख देता हूँ एक बार, पाकिस्तान। ठीक है, अब मैंने इसको सर्च कर लिया। अब ये एक और फिल्टर लग गया, अब यहाँ पर ऑडियंस मेरी वही है क्योंकि पाकिस्तान पहले भी सिलेक्ट था। अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैंने इंटरेस्ट देख रहा हूँ, मैंने ऑडियंस को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, मैं सिर्फ इंटरेस्ट की तरफ आ रहा हूँ। ठीक है, पाकिस्तान मैंने जानबूझ के इसलिए डाला है ताकि जो मुझे यहाँ पर डाटा नजर आए वो पाकिस्तान का नजर आए। अब मैं इंटरेस्ट को ही देख रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैं वॉचेस की तरफ देखता हूँ। वॉच यहाँ पर आपको इस एसेसरीज नजर आ रही हैं, इसमें एप्पल वॉच और दूसरी वॉचेस भी हैं, लेकिन मैं सिर्फ वॉच को देख रहा हूँ जो कि एक जनरल कैटेगरी भी हो सकती है। तो अब यहाँ देखें कि मैंने इसको अभी फिलहाल क्लोज कर देता हूँ। अब आप देखें पाकिस्तान के अंदर टोटल 12 मिलियन, 10 मिलियन से लेकर 12 मिलियन तक की ऑडियंस इस वक्त आपको मौजूद है जो वॉच में इंटरेस्ट रखती है। उस वॉच में इंटरेस्ट रखने वाली ज्यादातर कौन है? मेल, मेन है। ठीक है, तो अब एक बड़ी तादाद अगर उसको इंटरेस्ट रखती है तो मैं कहूँ क्या करूंगा, अगर मेरी खास में प्रोडक्ट भी मेल की यानी कि वॉचेस जो है वो मैन के लिए हैं, तो मैं उसी को टारगेट करूंगा। ठीक है, फीमेल को मैं हटा दूंगा। मेरा बजट एक जो वहां पर स्पेंड हो रहा था वो बच जाएगा, और वो भी सिर्फ मेल की तरफ स्पेंड होगा। तो ये आपने देखना है। प्लस मैं यहाँ पर टॉप सिटीज देख सकता हूँ जहां पर इंटरेस्ट वाले ज्यादा हैं, कराची है। मेरा बजट थोड़ा सा और कम है, मैंने सिर्फ कराची के ऊपर ऐड लगा दिया। ठीक है, मैंने सिर्फ लाहौर में लगा दी। ये टॉप, ये 10 आपको नजर आ रहे हैं सिटीज में, इन 10 सिटीज को मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसमें अपना ऐड लगा दिया पूरे पाकिस्तान में चलाने की बजाय। तो अब मैं ये सब चीजें देख सकता हूँ कि मेरी टारगेट ऑडियंस असल में है क्या, मेरा बजट क्या है, लोकेशन क्या है, डेमोग्राफिक्स क्या है। ये सब चीजें आप पहले सोचेंगे, मार्केटिंग आपके ऑर्गेनिक हो या फिर पेड हो, आपने ये चीजें पहले ही जहन में रखनी है। प्लस आपको यहाँ पर देखिए कुछ पेजेस भी नजर आ रही हैं जो इस इंटरेस्ट वाले लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, ज्यादातर इसमें यही पेज नजर आ रहे होते हैं, एयर वाई, इमरान खान, एक्सप्रेस न्यूज वगैरह वगैरह वगैरह। इससे आप अपने लोग, अपने जो फॉलोअर्स हैं, जिन लोगों को आप ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, उनकी मिजाज भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बहरहाल यहाँ पर आपको अपनी ऑडियंस नजर आ रही है करंट ऑडियंस में, और ये पोटेंशियल ऑडियंस है जिससे मैं आप जाके, अगर आपके पास कोई ऑडियंस नहीं है, कोई डाटा नहीं है, तो आप थोड़ा बहुत ही अंदाजा यहाँ से मिल जाएगा आपको। ठीक है, और ये काफी हद तक जबरदस्त होता है अगर आप देखना चाहें। तो इसलिए आप इससे भी थोड़ा सा फायदा ले सकते हैं और अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा डाल सकते हैं। और अगर आपको कहीं से भी समझ में नहीं आ रही तो आप अपने मुताबिक पहले डाल लें, जो आपके मुताबिक बेस्ट से बेस्ट है। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस को लें कि आपकी टारगेट ऑडियंस असल में क्या हो सकती है। ठीक है, तो अब उसको जहन में रखते हुए आप यहाँ पर पहले आपने अपने प्रोडक्ट को देखा, उसकी फीचर्स और बेनिफिट्स को देखते हुए आपने यहाँ पर नीड्स लिख लिया कि आखिर क्यों आपके प्रोडक्ट को आप कोई भी पर्सन बाय करेगा, क्या जरूरत है उन्हें आपके प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। ये थोड़ा सा आपको समझना होगा और अपने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आप आगे एज लिखें, जेंडर लिखें, हाउस होल्ड इनकम लिखें, एजुकेशन और मुख्य चीजें यहाँ पर डालें, इंटरेस्ट डालें, बिहेवियर डालें। यहाँ पर आप अपने कस्टमर की पिक्चर भी डाल सकते हैं। ठीक है, और इस ऑडियंस को आप नाम भी दे सकते हैं जो आपके लिए टारगेटिंग के वक्त आपको ध्यान में रहेगा कि ये स्पेसिफिक ऑडियंस है जिसको मैंने टारगेट करना है। इसको आप फेसबुक के अंदर तो ऑडियंस को सेव भी बकायदा कर सकते हैं आप। ठीक है, जो आपके लिए वन क्लिक में आप इजीली पूरी ऑडियंस को सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर ध्यान में रखें कि जब आप टारगेट ऑडियंस कर रहे होंगे ना, तो एक आपकी प्राइमरी ऑडियंस होगी जिसको आप सबसे पहले टारगेट करेंगे, और वो सबसे अहम तरीन आपकी ऑडियंस हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आप सेकेंडरी ऑडियंस में थोड़ा सा जनरल ऑडियंस को डाल सकते हैं। अब यहाँ पर प्राइमरी से मुराद, मिसाल के तौर पर मैंने आपको कहा कि मैं वॉच सेल कर रहा हूँ मेन मेन के लिए। ठीक है, तो मेरी प्राइमरी ऑडियंस में सिर्फ मेल को मैं रखूंगा, फीमेल को नहीं रखूंगा। सेकेंडरी ऑडियंस में बनाऊंगा तो मैं सेकेंडरी ऑडियंस में फीमेल को भी डाल दूंगा। ठीक है, हो सकता है कि कोई जो फीमेल है वो अपने किसी भाई के लिए या किसी और रिश्तेदार के लिए बाय कर रही हो। तो इसलिए टारगेट ऑडियंस में आपकी एक प्राइमरी ऑडियंस होगी,
ठीक है, जो आपने हर हाल में टारगेट करनी है, जो मेन आपको लगती है बेस्ट ऑडियंस है, और एक आपकी सेकेंडरी ऑडियंस होगी। लेकिन ये दोनों ऑडियंस उस वक्त बनाएंगे आप जब आपको आपका बजट पता होगा कि आपने असल में स्पेंड कितना करना है। तो उस बजट के मुताबिक आप सिर्फ प्राइमरी ऑडियंस को भी अपना सारा बजट लगा सकते हैं, या फिर आप दोनों में डिवाइड भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर आए, अपना नीड्स को समझें और ये सारा डाटा लिखें, उसके बाद कोई नाम दे दें, लाजमी दे दें, बहुत ही फायदेमंद चीज़ है आपको याद दिहाने के लिए। ये सब चीज़ कंप्लीट कर लें, यानी कि आपकी टारगेट ऑडियंस काफ़ी हद तक कंप्लीट है ऐड लगाने के लिए। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि आपने अगर जानना है कि आपके ऑडियंस के लिए, आपकी प्रोडक्ट के लिए ये ऑडियंस बेस्ट है, तो आपको पहले अपने प्रोडक्ट का पता होना होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्या फीचर्स हैं। ठीक है, प्रोडक्ट के फीचर्स होते हैं, हर प्रोडक्ट के होते हैं। उस फीचर्स को बेनिफिट्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उस बेनिफिट्स में कन्वर्ट किया, अब आपको पता है कि ये बेनिफिट्स मिलेंगे, तो वो कौन लोग हैं जो ये बेनिफिट्स हासिल करना चाहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए फिर। अब बिजनेस कोई भी हो, फीचर से प्रोडक्ट के बेनिफिट में तब्दील किया, उस बेनिफिट को अंदाजा लगाते हुए आप अपने ऑडियंस की तरफ आ सकते हैं। ठीक है, तो अब ऑडियंस बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आती समझ, लेकिन आ जाती है समझ। उससे अंदाजे से आप ये सारी चीजें डिसाइड करते हैं, और प्रोडक्ट से आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं, उससे रिलेटेड आपको इंटरेस्ट भी मिल जाएंगे और डिफरेंट चीजें भी मिल जाएंगी। प्लस हम और ज्यादा डीपली पेड एडवर्टाइजिंग के सेक्शन में हम बहुत ज्यादा डिटेल में हर प्लेटफॉर्म के हिसाब से ऑडियंस रिसर्च करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, यहाँ पर भी सवाल किसी ने पूछा और जवाब दिया, किसी ने स्टूडेंट ने, बहुत अच्छी बात से जवाब दिया आपने। लेकिन आप खुद समझे कि आप प्रोडक्ट को नहीं समझ पा रहे अभी तक। आप 10 केजी का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अब मैं अगर अपने अंदाज मुताबिक बताऊं आपको, तो कोई भी एक नॉर्मल पर्सन एक ही दफा में 10 केजी जो है ना माल्टे बाय करके नहीं रखता। उसकी वजह आप खुद जानते हैं कि उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, वो चंद महीनों के बाद जो है ना खराब हो जाना स्टार्ट हो जाते हैं, मिसाल के तौर पर। तो ये कौन ऐसे लोग हैं जो बाय करेंगे, ये चीज आपको समझने की जरूरत है। हेल्थ कॉन्शियस लोग आपके माल्टे बाय करेंगे। उनको मैंने आपको बताया कि अब माल्टे एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इजीली हर जगह अवेलेबल है। वो क्या चीज है जो वो उनको बाय करने में मजबूर करेगी, ये चीज अगर समझ गए आप, तो आप किसी को भी बेच देंगे। ठीक है, तो पहले आप अपने प्रोडक्ट को समझने की कोशिश करें, जो चीज इजीली अवेलेबल है। ठीक है, वो आपकी आखिर क्यों आपसे ऑनलाइन बाय करें। ठीक है, ये चीज को जरा गौर करें आप अपने बिजनेस के अंदर। हर किसी का बिजनेस डिफरेंट होता है, तो आपने उस डिफरेंट चीज को समझने की कोशिश करनी है आपके बिजनेस के अंदर। ठीक है, लोग गिफ्ट करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी चीज बताई आपने। और गिफ्ट किए जाते हैं कि एक स्पेसिफिक एरिया की जो स्पेशल स्पेशल चीज है वो बहुत ज्यादा मशहूर है, वो लोग अपने जो है ना फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करते हैं। तो अब आपको यहाँ पर मिल रहा है ऑप्शन, क्या फेसबुक पे आपको ऑप्शन मिल रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि कौन जो लोग ऑफन गिफ्ट बाय करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर। लेकिन अब यहाँ पर आपके साथ क्या लिमिटेशन है, आप एक लिमिटेड एरिया को बेच रहे हैं। ठीक है, अब आपने फिर यानी कि इसका मतलब ये है कि आप त्योहारों को फोकस करें, जब कोई स्पेशल ओकेजन हो जहाँ पर लोग गिफ्ट देते हैं, आप उस ऑडियंस के हिसाब से आप जो है ना टारगेट करें। या फिर आप खुद उनको ये चीज बताएं कि आप गिफ्ट कर सकते हैं बहुत ही अलग तो क्वालिटी के माल्ट हैं। तो ये चीज आप जब भी बता पाएंगे जब आपको खुद अपने बिजनेस के, अपने प्रोडक्ट के बारे में पता होगा, उसकी यूनिक पॉइंट पता होगा, जो आप वाजे करेंगे अपने कस्टमर के सामने, और उनको बताएंगे कि ये आपको जरूरत है, फिर वो बाय करेगा आपसे। ठीक है, आप समझें कि क्या चीज जरूरी है, वो क्यों बाय करेगा आपको प्रोडक्ट, उस चीज को आप और ज्यादा उभारें, उसको उसके सामने लेके आए, फिर वो आपसे बाय कर लेगा। फिर बेशक आप वो प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, वो कहीं से भी बाय कर सकता है, लेकिन वो फिर भी आपसे बाय करेगा क्योंकि वो आपकी चीज से कन्विंस हो चुका होगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखें। प्लस ऑडियंस का जो मैं नेम बोल रहा हूँ ना, ये नेम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर नेम से मुराद ऑडियंस का, मिसाल के तौर पर मैंने एक जो है ना प्रोडक्ट था जिसमें मेल सारी जेंडर थी, तो आपने क्या नाम रख दिया, मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपने नाम रख दिया कोई भी नाम रख दिया, इमरान रख दिया, अली रख दिया, या इससे थोड़ा सा मिलता जुलता रख दिया। प्लस कभी कभार हम क्या करते हैं कि जब एज और जेंडर, सॉरी जेंडर मेल फीमेल दोनों दरमियान में हो, तो हम न्यूट्रल नाम रख देते हैं। ये सिर्फ नाम ऑडियंस का नाम को पहचानने के लिए, जैसे ही वो नाम मेरे ध्यान में आएगा मुझे पता चल जाएगा ये स्पेसिफिक लोगों का ग्रुप है, जो उसका इंटरेस्ट ये है, उसका बिहेवियर ये है, उसके डेमोग्राफिक्स ये है। उस एक नाम से मुझे पूरी ऑडियंस समझ आ जाएगी। तो बस इस नाम का मेन मकसद ये होता है कि आप अपनी पूरी ऑडियंस को एक ही नाम से समझ जाएं। ठीक है, तो अपनी मर्जी का आप कोई भी नाम यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये सारा डाटा
आपके लिए ज़रूरी है कि आपने फिल कर लें डेमोग्राफिक्स, एज, जेंडर, अपने अपने बिजनेस के लिहाज से। जो भी बिजनेस आपने अभी तक 1 महीने में अपना पेजेस बनाए हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर, उस बिजनेस को ध्यान में रखते हुए आपने ये सारा फिल करना है। और मैं यकीनन इसकी एक मुकम्मल सबकी असाइनमेंट बनाऊंगा और वो आपको 2 जनवरी तक लाजमी सबमिट करवानी होगी। अच्छा, तो यहाँ पर हमारा एक और पॉइंट अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गया। तो अब हम जो है ना आखिरी पॉइंट की तरफ आते हैं। वो है हमारा कस्टमर जर्नी, या हम उसे कस्टमर मैपिंग भी कहते हैं। कि कस्टमर की जर्नी क्या होगी आपसे बाय करने के लिए प्रोडक्ट। और ये मुख्तलिफ जर्नीज हो सकती हैं। कुछ प्रोडक्ट शॉर्ट जर्नी प्रोडक्ट होते हैं जो आप इजीली एक कोल्ड ऑडियंस को भी बेच देते हैं। कुछ प्रोडक्ट जैसे हाई हाई सेलिंग प्रोडक्ट है, हाई प्राइस प्रोडक्ट है, जैसे हाई टिकर प्रोडक्ट भी कहते हैं हम, वो उनकी कस्टमर जर्नी थोड़ी सी ज्यादा बड़ी होती है। तो आपने समझना होता है कि आपके कस्टमर की जो है ना कस्टमर जर्नी क्या है, उसकी आपने मुकम्मल मैपिंग करनी होती है। तो वो भी हम अपने नेक्स्ट टेम्पलेट में देखते हैं। ओके, ये रहा हमारा कस्टमर जर्नी। तो यहाँ पर आपको मैं 5 कस्टमर जर्नी बताने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा आम है और तकरीबन हर बिजनेस को ही कवर कर लेती है। तो कस्टमर जर्नी इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कस्टमर्स एक्सपीरियंस विद योर कंपनी। ये एक एक्सपीरियंस है जो कस्टमर को मिल रहा होता है आपके कंपनी से। मिसाल के तौर पर, सबसे पहला स्टेज जब आप बिल्कुल न्यू बिजनेस है आपका, कस्टमर्स कोई भी नहीं जानता आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, आपके स्टोर के बारे में, कंपनी के बारे में या ब्रांड के बारे में, किसी को भी कुछ नहीं पता। तो पहले ही जो स्टेज आती है वो अवेयरनेस की है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखें। मेरे मुराद यहाँ पर ये नहीं कि आप जाके अवेयरनेस का ऐड चलाना स्टार्ट कर दें, ठीक है। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि जर्नी क्या होती है। एक पर्सन के सामने पहली दफा आपका ऐड आया है, वो अवेयरनेस के लिए आपके मेन काम कर रहे हैं कि अब उस पर्सन को अवेयरनेस मिली है आपके प्रोडक्ट के बारे में। अच्छा, ये प्रोडक्ट भी होता है, अच्छा जी ठीक है, ये बिजनेस भी मौजूद है, ये ब्रांड है, ये कंपनी है, ये अवेयरनेस मिल रही है उसको पहले। तो पहली जो स्टेज है वो है अवेयरनेस की। ठीक है, कि आपके कस्टमर को अवेयरनेस मिल रही है। प्लस उसके बाद एक और स्टेज आती है, वो आती है इंटरेस्ट की। ठीक है, पहले उसे अवेयरनेस मिली आपके प्रोडक्ट और आपके बिजनेस की, फिर उसका थोड़ा सा इंटरेस्ट बिल्ड किया हुआ या फिर हमने बिल्ड किया। ठीक है, फिर उसकी डिजायर क्रिएट हुई। डिजायर से मुराद है कि उसको उस चीज प्रोडक्ट के बाय करने के लिए उसकी जरूरत सी समझ में आ रही है, जरूरत पैदा हो रही है, डिजायर पैदा हो रही है। ठीक है, उसके बाद वो उसकी नेक्स्ट स्टेज आएगा परचेज का, ये कन्वर्जन का, कि उसने आपका प्रोडक्ट बाय किया फिर। ठीक है, और उसके बाद बाय करने के बाद एक और स्टेज आता है, उसे कहते हैं हम एडवोकेसी। यानी कि उसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा है परचेज करने के बाद कि वो लोगों को भी बता रहे हैं, वो रिव्यू दे रहा है, वो माउथ टू माउथ मार्केटिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी जो जर्नी है इसको हमने स्ट्रक्चर करना होता है अपने बिजनेस के मुताबिक, कि हमारा जो कस्टमर है उसकी पहली जर्नी कहाँ से स्टार्ट होगी। हो सकता है कि डायरेक्ट वो यहाँ से स्टार्ट हो सकता है डायरेक्ट वो डिजायर से स्टार्ट हो। ठीक है, लेकिन ये स्टेज पहली है कि पहले मोस्टली कस्टमर आपके बिजनेस, आपके प्रोडक्ट से अवेयर होते हैं, अवेयरनेस होती है उनको। उसके बाद उनका इंटरेस्ट बिल्ड होता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं बताता हूँ कि गूगल जो है वो सर्च एड है, ठीक है, सर्च एडवर्टाइजिंग है। कि लोग सर्च कर रहे होते हैं एक टॉपिक से रिलेटेड, उसे ऐड नजर आ रहा होता है। जो फेसबुक ऐड है या फिर जो टीवी के ऊपर ऐड आता है उसे हम कहते हैं इंटरप्शन ऐड। यानी कि अभी आपको अपनी काम की कोई चीज स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, और अचानक से आपको एड्स शो हो गया। ठीक है, इसे क्या गया इंटरप्शन ऐड। कि अब अचानक से ऐड शो हुआ, अब आप वो ऐड देखना नहीं चाहते थे लेकिन आपको वो ऐड शो हो गया, तो अब वो ऐड चंद सेकंड के अंदर या तो अटेंशन ले जाएगा या अटेंशन गायब हो जाएगी उसकी, यानी कि वो स्क्रॉल कर देगा। तो इस इंटरप्शन के अंदर मेन जो मकसद है वो अवेयरनेस है कि ठीक है उसने हटा भी दिया, स्किप कर दिया, लेकिन वो कम से कम आपके प्रोडक्ट और आपके बिजनेस से अवेयर हो गया। ठीक है, ये बिजनेस है वो मौजूद है। ठीक है, इसकी मेन मिसाल जो मैंने आपको बताई कि एक कस्टमर के ना दिमाग में आप हर वक्त मौजूद रहते हैं, जब आप हर जगह आप ही का एड शो हो रहा होता है। और ये टॉप ऑफ द माइंड की बेहतरीन मिसाल है जो मैंने आपको अपने पिछले काफी लेसन में दी है। ठीक है, तो मेन जो जर्नी है वो है अवेयरनेस की। जब आप पहली दफा ऐड चला रहे हैं तो 1 लाख, सॉरी मिसाल के तौर पर आपने 10,000 पे खर्च किया और आपको रीच मिली कि 20,000 या 50,000 बंदों तक आपकी ऐड गया। तो 50,000 जो बंदे थे जो पहले आपको जानते नहीं थे लेकिन अब वो जानते हैं आपको,
ठीक है, वो 1-2 दिन तक कम से कम उनको आपका ब्रांड याद रहेगा। अवेयरनेस क्रिएट करिए आपने पहले, ठीक है। उस अवेयरनेस का मैसेज डिफरेंट हो सकता है। फिर आपने इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए ऐड चलाया हुआ है, इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है, फिर आप डिजायर पैदा कर रहे हैं, ठीक है। अब इंटरेस्ट बिल्ड कैसे हो रहा है, मिसाल के ऊपर उसने एक ऐड देखा, कोई भी ऐड हो सकता है, वो किसी भी कंपनी का, उसका इंटरेस्ट थोड़ा सा बिल्ड हुआ, उसने जाके उसकी वेबसाइट को विजिट कर लिया, या फिर जो है ना, वो उससे रिलेटेड पेजेस को या किसी चीज को लाइक कर रहा है वो, ठीक है। अब उसके बाद हमने देखा कि अपने डिजायर क्या पैदा हुई कि वो बाय करना चाह रहा है उस तरह के किसी भी प्रोडक्ट को। अब आपके प्रोडक्ट से वो अवेयर है पहले ही, ठीक है, इंटरेस्ट भी है उसका। अब वो डिजायर भी पैदा हो गया, वो बाय करना चाह रहा है किसी भी वजह से। अच्छा, डिजायर ये बाय करने की जो है ना, दो वजहें होती है। एक होती है पेन से वो दूर जा रहा होता है किसी भी कदम से, प्लस या फिर किसी प्लेजर की तरफ वो बढ़ रहा होता है। पेन से दूर जा रहा होता है या प्लेजर की तरफ बढ़ रहा होता है, यानी कोई उसको तकलीफ होती है बेचारे को, जिससे वो पीछे हटना चाहता है, उससे दूर होना चाहता है, उससे बचना चाहता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप वेट लॉस की चीजों को देख लें कि क्या है, उनको एक समझ लो प्रॉब्लम है मोटापे से, तो वो उससे दूर होके सेहत की तरफ जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये टुवर्ड्स जो पेन है ना, पेन से दूर हो रहा है। कहीं पर कुछ चीजें होती हैं जहां पर वो प्लेजर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, कि वो ठीक तो होते हैं लेकिन वो ज्यादा और ज्यादा बेहतर चीज चाह रहे होते हैं। तो डिजायर जो एक्शन है परचेज करने की, ये दो ही वजहें होती हैं। तो अब आपको उसको जो भी डिजायर पैदा हुई इसमें से, उसने क्लिक किया, आपके वेबसाइट पे पहुंच गया, अगर आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं या आपके लोकल स्टोर में आ गया वो, अब वो बाय करने की स्टेज पर है आखिरी, ठीक है। उसे पता चला जी आपने कोई ऑफर चलाई हुई है कन्वर्जन के लिए, उसने 50% ऑफ है, 25% ऑफ है, वो फटाफट उसने बाय कर लिया कि ठीक है जी ऑफ है, और बाय कर लिया। ये हमने अपने बताया था आपको। आगे हम मार्केटिंग के सेक्शन में, एडवर्टाइजिंग के सेक्शन में पढ़ेंगे क्रियोसिटी, क्यों क्रियोसिटी बिल्ड हुई कि उसने आज ही बाय करो 25% ऑफ, और वो उसका इंटरेस्ट था, डिजायर थी उसको, उसने फटाफट बाय कर लिया। और ये बहुत ज्यादा देखा जाता है कि सिर्फ छोटी छोटी सी चीजें, 5%, 10% तक की जो है ना डिस्काउंट ही आपको बाय करने के लिए काफी हो जाती है। लेकिन उस वक्त जब आप उस सारी जर्नी को समझ चुके होते हैं और वो कस्टमर उस जर्नी से गुजर चुका होता है, ठीक है, वो कन्वर्जन की स्टेज तक आ गया। अब कन्वर्जन के बाद उसको एक अच्छा सा एक्सपीरियंस मिल रहा है, जिसको वो आगे रिव्यूज की सूरत में या फिर माउथ टू माउथ मार्केटिंग की सूरत में डिलीवर कर रहा है, ठीक है। तो अब इसे हम एडवोकेसी कहते हैं। तो ये जो कंप्लीट मैंने 5 स्टेप आपको दिखाए, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं और इससे कम भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इस 5 स्टेप को हम कहते हैं मार्केटिंग फनल, कि हम पहले कस्टमर को अवेयरनेस से इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से डिजायर की तरफ, डिजायर से परचेज की तरफ, उसके बाद हम खुद एडवोकेसी तक ले गए हैं, ठीक है। ये एक मुकम्मल फनल है जिससे हर कस्टमर गुजर के आ रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज समझनी होती है कि आपको जब एड लगा रहे हैं, 5,000 खर्च किया आपने, बंद कर दिया, ठीक है, कोई फायदा नहीं हुआ आपको, लेकिन आगे फायदा होना था आपको, लेकिन आपने उसको जो है ना चांस को गवा दिया। इसकी मेन वजह क्या है कि आप ज़ाहिर सी बात है, सेल नहीं हो रही, आपको आपको रिटर्न नहीं मिल रहा ठीक से, तो आप उस पर स्पेंड भी नहीं कर पा रहे। तो ये सब चीज़ें सही हो जाती हैं जब आप ये सारा कुछ पीछे तरतीब से करके आ चुके होते हैं, मेहनत करके आ चुके हैं। 1-2 दिन में, 1 मिनट में समझने की कहानी नहीं होती। अब मोस्टली मैं आपको बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस, मोस्टली क्लाइंट जो हमारे पास आते हैं, हम उससे कहते हैं ठीक है आपका ये प्रोडक्ट है, ठीक है, तो आपकी टारगेट कंट्री क्या है, पहली चीज़ हम पूछते हैं एक बार से। अच्छा, उसके बाद हम पूछते हैं टारगेट ऑडियंस क्या है आपकी। वो तो फिर ये कहते हैं अक्सर लोग कि ये प्रोडक्ट है, इसकी हमारी ऑडियंस हो सकते हैं, बस सिर्फ मेल्स है, हम सारे फीमेल्स को टारगेट टारगेट करना चाहते हैं, वो सारी हमारी ऑडियंस है। सारी आपकी ऑडियंस नहीं होती। तो आप अगर समझ जाएं आपकी ऑडियंस क्या है, उसके बाद उसकी कस्टमर जर्नी समझ जाएं, तो आपके लिए काफी आसान है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको दोबारा से रिपीट करता हूँ कि यहाँ पर अवेयरनेस से मुराद अवेयरनेस एड चलाना नहीं है, वो हर हर हाल में आपने नहीं चलाना। देखिए, मैं एडवर्टाइजिंग में भी हम आपको समझाएंगे, ठीक है, कि अवेयरनेस एड का मतलब ये नहीं कि आप अवेयरनेस ऐड चलाना शुरू कर दें। तो कस्टमर जर्नी में हम अक्सर जो है ना, अगर हमारे लो टिकट प्रोडक्ट है, सिंपली डायरेक्ट कन्वर्जन के लिए हम टारगेट कर रहे होते हैं, तो इस कन्वर्जन में जब हम टारगेट कर रहे होते हैं, तो ये सारे मकसद ऑटोमेटिक काफी हद तक जो है ना पूरे हो रहे होते हैं। कि जो लोग बाय कर रहे हैं, ठीक है, वो कन्वर्जन स्टेज में, वो ऑलरेडी उनको डिजायर थी उस प्रोडक्ट को बाय करने की, उसने बाय कर लिया, ठीक है। और ये जो डिजायर जिनको थी और बाय करने के लिए तैयार थे, वो सिर्फ 1% से 3% होते हैं, ठीक है। बाकी 97% ऐसे लोग होते हैं जो या तो वो अवेयरनेस स्टेज पे होते हैं, या वो इंटरेस्ट स्टेज पे होते हैं, या फिर वो डिजायर स्टेज पे होते हैं। कन्वर्जन स्टेज पे सिर्फ 1 से 3% होते हैं जिनको आप सेल कर लेते हैं, ठीक है, और आप उसी में खुश हो जाते हैं। लेकिन आप अगर आप उन तीनों पीछे तीनों वालों को भी टारगेट करेंगे, तो आपको सेल ज्यादा होगी। तो अगर आपका प्रोडक्ट मिसाल के तौर पर $50, $100 से नीचे है, तो आप डायरेक्ट कन्वर्जन स्टार्ट कर दें। अगर आपका इससे ज्यादा हाई टिकट प्रोडक्ट है, तो आपको फिर एक मुकम्मल कस्टमर जर्नी बनानी
चाहिए, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखें आप कि जब प्रोडक्ट की जब कॉस्ट ज्यादा हो तो फिर आपको जर्नी भी, कस्टमर जर्नी भी थोड़ी ज्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो बहरहाल ये 5 स्टेजेस है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आपको कोई सवाल नहीं आ रहा, ज़हन में समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझसे पूछें। इसके अलावा वो ये 4 से 5 पॉइंट हमने अभी तक देखे हैं, उनमें से किसी में भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई आपको, तो आप मुझसे पूछ लें, ताकि हम इंशाल्लाह इस लेसन को हम कंप्लीट कर देंगे, फिर हम नेक्स्ट की तरफ, कल की तरफ आएंगे। कल हम बात करेंगे कंटेंट क्रिएशन की सारी। लेकिन अभी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ पता होगी तो ही आप आगे कंटेंट क्रिएट कर पाएंगे। अगर आपको अपने ऑडियंस का नहीं पता, अपने जो है ना अवेयरनेस, उसका कस्टमर जर्नी का नहीं पता, अपने स्मार्ट गोल्स और केपीआईज का नहीं पता, आप कंटेंट क्रिएट सही से नहीं कर पाएंगे। सिर्फ पोस्टरों को क्रिएट करना कंटेंट क्रिएशन नहीं है। आपके पास एक पूरा एक मुकम्मल लॉजिक होना चाहिए कि क्यों आप वो पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसकी क्या वजह है। तो बहरहाल वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेसन में देखेंगे, लेकिन ये लेसन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दरमियान में फ्राइडे आ रहे हैं, तो आपने ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत के साथ इन सारी चीज़ों को पूरा करना है। देखिए, कस्टमर जर्नी का मैंने एक मुकम्मल आपको ओवरव्यू वैसे बताया है अभी, कि हर पर्सन जो होता है ना, ये हमने आपको कीवर्ड रिसर्च के दौरान भी अपने पिछले लेसन में बताया, कि जब आप कोई चीज सर्च कर रहे होते हैं ना, तो आपकी एक पीछे एक सर्च इंटेंट होता है, एक आपकी क्यूरी होती है, जिससे अंदाजा हो रहा होता है कि आप किस स्टेज पर हैं। कुछ लोग होते हैं इंफॉर्मेशनल में, जिसे हम अवेयरनेस स्टेज वो निकलेगी वैसे। वो उसमें लोग अवेयरनेस, वैसे वो ठंडे लोग हैं बिल्कुल, उन्हें पता ही नहीं है कि हमें वो प्रोडक्ट चाहिए भी नहीं चाहिए। तो अब आपने एक सर्च कर रहे हैं, मिसाल बेस्ट वॉचेज, मैं वॉचेज को ध्यान में ले रहा हूँ, बेस्ट वॉचेज, ठीक है, या स्मार्ट वॉच के बारे में, व्हाट इज स्मार्ट वॉच, या इस तरह की कोई भी चीज, खास तौर पर डब्ल्यू की फैमिली, अगर हम सर्चेज में आए, तो वो ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स कहलाते हैं। उससे हमें उनका जो है ना इंटेंट समझ में आ रहा है कि वो जो है ना इंटरेस्ट रखते हैं, वो कोई चीज ढूंढ रहे हैं, वो बाय करना नहीं चाह रहे। अभी बहुत कम लोग उसमें से बाय करना चाहते हैं, एक बड़ी तादाद है जो इन्फॉर्मेशन ले रही है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, ठीक है। तो उसे हम इंटरेस्ट फेज में या डिजायर फेज में रखते हैं, कि उन्हें कोई ना कोई डिजायर है, वो बाय करना चाहते हैं, लेकिन क्या बाय करना उन्हें पता नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट फेज में अचानक से हमारा ऐड शो हो गया, वो थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं, हमारा ऐड शो हुआ जो उसके मुताबिक था, उसको एक अच्छी ऑफर मिल रही थी, उसने बाय कर लिया फौरन, ठीक है। तो कस्टमर जर्नी कोई भी हो सकती है ऐसी, जो इंटरेस्ट से लेकर, जैसे मैंने आपको कहा कि आपके अगर प्रोडक्ट कम है, यानी कि थोड़ा लो कॉस्ट है, तो आप डायरेक्ट कन्वर्जन ऐड चला रहे हैं, तो आपको ये सारी जर्नी कंप्लीट हो रही है, कि पहला पर्सन आपको जानता ही नहीं था, लेकिन अब आप उसने ऐड देखा आपका, उसको आपका जो है ना पता चल गया आपकी कंपनी का, आपके प्रोडक्ट का। फिर कुछ लोग हैं जो आपकी वेबसाइट पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे पहुंच गए, उसमें से सिर्फ 1 से 3% ही कन्वर्ट हो गए, बाकी 97% तो वापस चले गए। लेकिन वो वापस चले जाने के बावजूद भी आपके प्रोडक्ट को, आपके बिजनेस को जान गए, उसमें इंटरेस्ट रखते थे वो लोग, डिजायर थी उनमें। या फिर हो सकता है कि उन्हें इंटरेस्ट होता, डिजायर अभी नहीं थी, या फिर वो किसी भी वजह से वापस चले गए, फिर आपने उनको दोबारा से ऐड दिखाया, रीटारगेट कर दिया, एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, कि रीटारगेट कर दिया, अब उनको डिजायर पैदा हुई, आप एक आपने एक अच्छी ऑफर उनको दे दी, 50% ऑफ या 25% ऑफ, जो भी आपकी डिस्काउंट था, वो उन्होंने फौरन बाय कर लिया। ये कस्टमर जर्नी है एक मुकम्मल, कि पहले उन्होंने सिर्फ आपके प्रोडक्ट के बारे में जाना, आपके कस्टमर के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में जाना, फिर उसने थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हुआ, वो आपकी वेबसाइट पर गए, डिजायर पैदा हुई, फिर उन्होंने अचानक आपको कोई ऐड देखा, उसने बाय कर लिया। तो ये सारी कस्टमर जर्नी है, जो अवेयरनेस से स्टार्ट होती है और एडवोकेसी तक जाती है, कि परचेज करने के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस है, वो लोगों को आप बता रहे होते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा आम है, कि यार ये मैंने प्रोडक्ट बाय किया और ये ऐसा था, और खासतौर पर जो बैड एक्सपीरियंस होता है, वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छे अंदाज में बताया जाता है, वर्ल्ड वाइड ये सब चलता है। तो ये 5 स्टेजेस हैं जो हर कंपनी, हर प्रोडक्ट, हर बिजनेस को फेस करनी पड़ती है तकरीबन, ठीक है। तो वो मैंने आपके सामने रखी है, लेकिन मैंने आपको भी बताया, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कि अक्सर लोग क्या समझते हैं कि वो अवेयरनेस का एड चला देंगे तो वो टोटली वेस्ट है आपके लिए, स्मॉल बिजनेस के लिए जिसका बजट एक लिमिटेड है, अवेयरनेस है टोटली वेस्ट है, ठीक है। जब हम कन्वर्जन एड चला रहे होते हैं, वो हमें हमारा जो अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव है वो भी पूरा कर रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपने, वैसे आपको ये वीडियो भी मिल जाएगी इंशाल्लाह हफ्ते को, और ये सारे ऑब्जेक्टिव वाली फाइलें, टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे। लेकिन उस वक्त तक आप ये चीज़ अच्छे से ध्यान में रखें, कि आपको पता हो मार्केटिंग गोल क्या है, स्मार्ट गोल क्या है आपका, आपकी केपीआईज क्या है उस स्मार्ट गोल तक पहुंचने के लिए, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, उसकी कस्टमर जर्नी क्या होगी आपका प्रोडक्ट बाय करने के लिए, ठीक है। मेन बात से जोर देता हूँ मैं अब इस बात पर, आपका जो वो भी प्रोडक्ट है उसको बाय करने के लिए उसकी कस्टमर जर्नी क्या होगी, ठीक है। तो ये चीज जब आप समझ जाएंगे, तो आपको
काफी ज्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट लेसन जो है ना, हमारा जो ये लेसन है आज का कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।